हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और 3-4 दिनों तक वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं मरगन अवस्था में चला गया था। नहीं बनता यार रिकॉर्डिंग करते हुए, नहीं बन पाता, नहीं कर पाता रिकॉर्ड। देख रहे हो कितनी ज्यादा नॉइस आ रही है पीछे से। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि हजारों सालों पहले अचानक से यहाँ पे इंसानी दुनिया के ऊपर ब्लैक आबायास आ गई थी, जो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी और वो यहाँ पे उन्हें पूरी तरीके से मिटा सकती थी। और इंसानों के लिए जीने की में सिर्फ एक ही चीज बनी, जो कि था एक अचानक से आसमान से गिरता हुआ पत्थर। जिसके बाद ही यहाँ पे इंसानों को बीस्टों के खिलाफ में लड़ने की ताकत मिली। पत्थर से उन्हें यहाँ पे पावर मिली, प्रोफेशन मिला, और तब कहीं जाके वो यहाँ पे बीस्टों के खिलाफ लड़ पाते थे। पहले तो वो सिर्फ यहाँ पे मौत की भीख मांगते थे। कई सालों की युद्ध के बाद में इंसानों ने ताकत इकट्ठा की और वहाँ पे जितने भी बीस्ट थे उन्हें यहाँ पे दोबारा ब्लैक अवायस के अंदर भिजवा दिया और अपनी जो भी टेरिटरीज उन लोगों ने बीस्ट के टाइम पे खोई थी उनके ऊपर दोबारा हासिल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हुजिया की स्थापना हुई। ये स्थापना जहाँ पे हुई थी वहाँ पे टोटल 9 माउंटेन थे जो आसमान से गिरे थे, जो कि यहाँ पे लोगों को पावर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हर साल हाई स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें यहाँ पे जॉब ट्रांसफर के लिए मौका दिया जाता है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे पत्थर के जरिए अपनी ताकत को हासिल कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद में वो यहाँ पे अबायस के अंदर जाके यहाँ पे बीस्टों के खिलाफ में लड़ाई कर सकते हैं, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। ब्लैक अबायस के बीस्ट अभी भी जिंदा है और वो अंधेरे के पीछे से अभी भी यहाँ पे इंसानों के खिलाफ में कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। और अगर उन लोगों को यहाँ पे सच में उन बीस्टों को हराना है और यहाँ से भगाना है तो फिर इंसानों को अभी भी यहाँ पे ताकत चाहिए, वो भी जवान लोगों की ताकत। इसके बाद यहाँ पे जॉब ट्रांसफर सेरेमनी को शुरू कर दिया जाता है। जो यहाँ का टीचर था वो उन सभी लोगों को बताता है कि आज यहाँ पे उन लोगों को उनकी जॉब सेरेमनी दी जाएगी, जिनमें से हर कोई एक आगे बढ़ेगा और उन्हें यहाँ पे माउंटेन से प्रोफेशन मिलेगा। और प्रोफेशन यहाँ पे उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को दिखाएगा, यानी कि अकेले की ताकत। टीचर उन लोगों से ये भी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन लोगों को कौन से टाइप का प्रोफेशन मिलता है, भले ही वो कॉम्बैक्ट टाइप हो या फिर लाइफ टाइप हो। इसके बावजूद उन लोगों को हुजिया के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और अपनी जान लगानी पड़ेगी। इसके बाद हम उन सभी में से कुछ लोगों को देखते हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अब देखो, जो लाइफ टाइप है वो एक तरीके से डॉक्टर का प्रोफेशन है, यानी कि वो ज्यादातर सपोर्ट के काम में आते हैं और इनकी सैलरी लो रहती है। वहीं पे जो कॉम्बैक्ट टाइप के प्रोफेशन होते हैं ये ज्यादातर हाई प्रोफेशन होते हैं और पावरफुल रहते हैं, तो इनकी सैलरी भी हाई रहती है। अगर तुम्हारा कॉम्बैक्ट टाइप प्रोफेशन निकल गया तो फिर तुम्हारी जिंदगी सेट है, ऐसा ही इन बच्चों को लगता है। हालांकि जो कॉम्बैक्ट टाइप का प्रोफेशन होता है इसके यहाँ पे निकलने के चांसेस काफी ज्यादा लो रहते हैं, 50-50 रहते हैं। वहीं पे लाइफ टाइप के 70-70 रहते हैं। इसीलिए कॉम्बैक्ट टाइप प्रोफेशन को यहाँ पे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती है, एक तरीके से ज्यादा सम्मान। इसके बाद उन लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन हमारे मेन कैरेक्टर टियान हाओ की तरफ मुड़ जाता है और ये लोग इसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं इसकी यहाँ पे हेल्थ, इसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा खराब है, अगर इसे लाइफ टाइप भी मिल गया ना तो हम इसके लिए गाजर का हलवा खा लेंगे। भाई की जिंदगी झंड है। लेकिन हम लोग टियान हाओ को देखते हैं और टियान हाओ को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। ये मन के अंदर सोच रहा था कि यहाँ तक अपने आप को घसीट के लिए ही आ चुका है, तो फिर कैसा भी प्रोफेशन इसे मिले ये आगे भी अपने आप को घसीट लेगा। तभी एक लड़का टियान हाओ के पास आता है और उससे पूछता है, भाई साहब आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा प्रोफेशन मिलेगा और आपको रैंक की कौन सी होनी चाहिए? जिस पे टियान हाओ आगे से कहता है कि अगर उसे ऐसे रैंक या फिर हिडन क्लास मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस पे वो लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। ये कहते हैं मैं यहाँ में नॉर्मल सा नहीं मिल पा रहा और तुम्हें हिडन या फिर एस क्लास चाहिए, हलवा थोड़े ना है। इसके बाद वो लोग टियान हाओ के ऊपर और भी ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं और इसे अपनी बेइज्जती के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं होता। टियान हाओ हम लोगों को यहाँ पे अपने स्टैट्स दिखाता है तो इसका बॉडी स्टैट्स मेरे बराबर ही है, एकदम लो। इसलिए टियान हाओ को भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि सच में उसके लिए हिडन क्लास या फिर एस क्लास ढूंढना काफी ज्यादा टफ हो सकता है। इसके बाद ये शायरी पेलते हुए कहता है कि राम जी ने भी बोला है कि ऐसा घोर कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा दाना घुन का और कौवा मोती खाएगा। तो भले ही मेरा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खराब है तो क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्यों नहीं मिल सकता है एस क्लास, हिडन क्लास? भाई मेन कैरेक्टर हूँ मैं यहाँ का। इसके बाद टियान हाओ इतना ही कहता है कि मुझे यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा प्रोफेशन चाहिए, एक नॉर्मल सी जॉब चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी को आराम से काट सकूं। इसके बाद ट्रांसफर जॉब सेरेमनी यहाँ पे शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे टियान लिन नाम के एक बंदे का नाम लिया जाता है जो कि यहाँ पे जॉब के लिए आगे बढ़ने लगता है। बाय द वे यहाँ पे टियान हाओ को उंगली करता ही रहेगा, तो फिर मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये जाते हुए भी टियान हाओ को उंगली करके जाता है कि तू देख देख मेरा क्या प्रोफेशन निकलेगा और तू मैं तब तेरा दिखूंगा। इसके बाद टियान लिन आगे बढ़ता है और माउंटेन के ऊपर एक जगह थी जहाँ पे हाथ रखा जाता है, तो टियान लिन वहाँ पे हाथ रखता है और वहाँ से गोल्डन कलर की लाइट बाहर निकलती है। इस लाइट का मतलब है कि यहाँ पे जॉब ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टियान लिन को पता चलता है कि उसका यहाँ पे प्रोफेशन वॉरियर है और उसकी क्लास यहाँ पे सी है। इसके बाद एक लड़की आगे बढ़ती है जो कि टियान लिन को यहाँ पे लाइसेंस देती है और उसे बताती है कि सी क्लास का टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। प्रोफेशनल के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल बन सकता है और उसको यहाँ पे अच्छी खासी रेपुटेशन और पैसे मिलेंगे। वहीं पे लड़कियां तो बौखला ही जाती हैं। वो आगे से कहती हैं, बदर टियान लिन हमें अपने साथ ले चलना, हमें जब भी जरूरत हो हमें साथ ले चलना। इस पे टियान लिन उनको देख के हाथ हिलाता है। हाथ के हिला रहे भी, साली काट दूंगा मैं। इसके बाद वो यहाँ पे टियान हाओ की तरफ आगे बढ़ता है और उसे उंगली करने लगता है कि देख वॉरियर क्लास मिला है मेरे को, वो भी टैलेंट है सी
की। इसके बाद यहाँ पे टियानलिन के चेले चापड़ आ जाते हैं और वो दोबारा यहाँ पे टियान हाउ को टारगेट करने लगते हैं। वहीं पे टियानलिन टियान हाउ से कहता है देखो मेरा मूड अभी ज्यादा अच्छा है और मैं मूड खराब नहीं करना चाहता, तो तुरंत कट लो यहाँ से। वहीं पे टियान हाउ अपने मन के अंदर सोचता है जैसे हरामी को यहाँ पे वॉरियर क्लास मिल सकता है जो कि हमेशा यहाँ पे कमजोरों को बुली करता है, तो साला मुझे कौन सा टैलेंट मिलेगा, मेरी तो छाती पे गुदा हुआ है कि मैं तो भगवान का बंदा हूँ, मुझे तो कम से कम अच्छा टैलेंट मिलना चाहिए। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, ये कहते हुए इस कबाड़ी को तो कबाड़ ही मिलेगा और ये कबाड़ ही बटोरेगा। खैर इसके बाद वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स थी या फिर जो भी थी वो यहाँ पे टियान हाउ का नाम लेती है, तो टियान हाउ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस माउंटेन के सामने खड़ा हो जाता है, यही सोचते हुए कि उसे यहाँ पे कौन सा प्रोफेशन मिलेगा और कैसा मिलेगा, कौन से लेवल का रहेगा। इसके बाद वो यही दुआ करते हुए कि कोई भी प्रोफेशन चलेगा बस नॉर्मल या फिर बढ़िया सा दे देना, और पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, जिसके बाद गोल्डन लाइट चमकती है, यानी कि उसकी जॉब यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन टियान हाउ की जो लाइट थी वो कुछ ज्यादा ही जोर से चमकी थी, जिससे के लिए 2000 वोल्ट पे लाइट बल्ब चमका दो तुम, उससे ज्यादा तेज था ये। इसमें सभी लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे टियान हाउ को कुछ ज्यादा ही खास प्रोफेशन मिला है। लेकिन जब वो लड़की आगे बढ़ के यहाँ पे प्रोफेशन को चेक करती है तो वो टियान हाउ को एक प्यारी सी लाइन कहती है कि हर किसी के नसीब में उनका ही जो कुछ होता है वही लिखा होता है, और वो यहाँ पे टियान हाउ को बताती है कि उसका प्रोफेशन यहाँ पे समनर का है। तो फिर टियान हाउ के भी जो जितने भी लोग थे वो सभी एकदम बुरी तरीके से हंसने लगते हैं और हमें लोगों को बताते हैं कि समनर टाइप का जो प्रोफेशन होता है वो यहाँ पे कबाड़ी से भी ज्यादा खराब होता है। बेसिकली ना ही ये किसी काम के रहते हैं, ना ये कॉम्बैक्ट के काम में आते हैं, ना ही लाइफ सपोर्ट के, इसलिए इन्हें यहाँ पे एकदम यूजलेस समझा जाता है और उनकी सैलरी वैलरी भी काफी ज्यादा कम होती है और उन लोगों को टियान हाउ के ऊपर तरह से ज्यादा दया आने लगती है। लेकिन हम लोग टियान हाउ को देखते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे विंडो आती है और उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पे अबाइजर लॉर्ड के सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और उसे बताया जाता है कि वो जब भी यहाँ पे 10वें लेवल को पार करेगा तो फिर उसे यहाँ पे SSS लेवल का टैलेंट दिया जाएगा। इस पे टियान हाउ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसे यहाँ पे SSS लेवल का टैलेंट मिला है, और टियान हाउ आगे से गुड़ा वहा करते हुए कहता है कि जब वो यहाँ पे लेवल 100 पे पहुंच जाएगा तब उसके पास यहाँ पे 10 SSS लेवल के टैलेंट होंगे। इसके बाद वो लड़की यहाँ पे टियान हाउ को पर्ची देती है और उससे कहती है खुदा हाफिज, भगवान तुम्हारा ध्यान रखे। वहीं पे उसका जो SSS लेवल का टैलेंट सिस्टम था वो यहाँ पे अपना काम शुरू कर देता है और उसके लिए यहाँ पे एक SSS लेवल के टैलेंट को यहाँ पे डिवोवर करने लगता है और उसे यहाँ पे डीमन सेक्रीफाइस नाम का एक SSS लेवल टैलेंट मिलता है। अब इस तुम सेक्रीफाइस डीमन के टैलेंट के बारे में जान लो तो ये जो टैलेंट है वो यहाँ पे टियान हाउ के हेल्थ बार के ऊपर पलेगा, क्योंकि ये टैलेंट सीधा हेल्थ से अपनी पावर को खींचता है, इसलिए ये यहाँ पे टियान हाउ की हेल्थ के ऊपर यहाँ पे टिका रहेगा और जो HP का लॉस होगा वो परमानेंट रहेगा। अब तुम इसको एक तरीके से समझो कि जैसे कि गेम के अंदर तुम्हें डैमेज हुआ तो तुम्हारी HP 100 की है तो वो डैमेज तुम्हें 50 का लगा और तुम मेडिकेट से उसे फिल कर सकते हो दोबारा। लेकिन हाउ की चीज में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस सीधा उसके HP को नहीं, सीधा उसके HP बार को ही खाएगा। आसान शब्दों में अगर हाउ की HP यहाँ पे 100 है तो डीमन सेक्रीफाइस की वजह से अब उसकी HP यहाँ पे 100 नहीं बल्कि 50 हो जाएगी, ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से, जो कि काफी ज्यादा रिस्की चीज तो है। लेकिन यहाँ पे टियान हाउ डायरेक्ट फाइट तो करेगा नहीं, वो यहाँ पे अपने समन्स का इस्तेमाल करेगा तो थोड़ा बहुत लॉस चलता है, वो यहाँ पे इस चीज को झेल सकता है, क्योंकि ज्यादा नहीं बस 10 ही पॉइंट लिए हैं यानी कि 90। इसलिए हाउ को यहाँ पे टियान हाउ को आगे चल के ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे अपने इक्विपमेंट और अपनी HP को यहाँ पे मैक्स करने के बारे में सोचना, यानी 200 300 1000 बार तक लेके जाना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डीमन सेक्रीफाइस के बारे में बताया जाता है कि टियान हाउ जब भी यहाँ पे अपनी 100 HP को माइनस करेगा, यानी कि अपने हेल्थ बार को 100 में से घटा देगा, तो उसका जो समन किया हुआ क्रीचर होगा उसका लेवल यहाँ पे 1 से बढ़ा दिया जाएगा। इस पे टियान हाउ दोबारा अपनी बुद्धि चलाता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसकी HP यहाँ पे 1000 के आसपास है। अगर वो यहाँ पे अपने लिए सिर्फ 100 छोड़े तो फिर वो यहाँ पे अपने समन किए हुए क्रीचर के लेवल को 9 तक बढ़ा सकता है बिना किसी फाइट के ही। लेकिन टियान हाउ समझदार प्राणी था, उसे पता था कि यहाँ पे इतने सभी रिस्क एक साथ नहीं लिए जाते। वो अभी के लिए अपने समन किए हुए क्रीचर को देखेगा और सोचेगा कि ये साला इस लायक है भी कि साला मैं खुद का बलिदान देके इसे पावरफुल बनाऊं। वहाँ पे जो लड़की थी वो यहाँ पे टियान हाउ को दिलासा देते हुए कहती है कि भले ही यहाँ पे तुम्हारा प्रोफेशन यूजलेस नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं जिनका तुम यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। इसे के लिए वो यहाँ पे चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टियान हाउ आगे से कहता है कि उसे यहाँ पे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन पीछे जितने भी लोग थे वो आगे से हंसते हुए कहते हैं कि ये साला अभी भी यहाँ पे ये सोच रहा है कि यहाँ पे आसानी के साथ कुछ भी कर लेगा। भाई को बताओ कि एक समनर की यहाँ पे प्रोफेशन फीस इतनी ज्यादा होती है कि आदमी डूब के मर जाए। इसे बताओ दिल्ली के स्कूल की तरीके है यहाँ की फीस प्रोफेशन के लिए जो समनर रहते हैं, 1 साल की 7 लाख। दिल्ली की प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ बाय द वे में। हालांकि टियान हाउ को यकीन था कि उसके पास यहाँ पे एक OP स्किल है तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। इसके लिए वह तो चुपचाप अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे टियान हाउ की बड़ी बहन को देखते हैं और ये छोटी भी हो सकती है, बताया नहीं ऑथर ने। हाँ ये इसकी छोटी ही बहन है जो कि यहाँ पे टियान हाउ से पूछती है कि आज तो तुम्हारा जॉब ट्रांसफर था ना, बताओ क्या हुआ। तो वो आगे से बताता है कि उसे यहाँ पे समनर प्रोफेशन मिला है, तो ये इसकी बेइज्जती करने लगती है, ये कहते हुए कि ये तो ट्रेस प्रोफेशन है ना, अब तुम्हारा क्या होगा। इस पे टियान हाउ आगे से कहता है कि वो कुछ ना कुछ देख ही लेगा। तो उसकी बहन आगे से कहती है कि अगले साल उसका भी यहाँ पे जॉब ट्रांसफर सेरेमनी होगा तो वो पक्का एक मेज प्रोफेशन को चूज करेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पे टियान
टियान हाओ की लिटिल सिस्टर आगे से नहा के आई थी, तो ये आगे से शर्माने लगता है। आई डोंट नो व्हाई। इसलिए वो चुपचाप उसके मुंह के ऊपर तौलिया मारता है, ये कहते हुए कि पहले खुद तो नहाना सीख लो, जिसके बाद मुझे तुम प्रोटेक्ट करना, अपने काम पे ध्यान दो। ये कहते हुए वो चुपचाप अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं पे टियान हाओ को पता चलता है कि उन लोगों को जो प्रसाद मिला है, स्कूल वाले चाहते हैं कि वो प्रसाद सभी लोगों को दिखाया जाए। इसी के लिए इनको यहाँ पे एक छोटी सी अबायस के अंदर भेजा जा रहा था, अपने अपने प्रोफेशन को टेस्ट करने के लिए कि ये लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अब ये सेरेमनी अगले हफ्ते होने वाली थी। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे टियान हाओ को उसकी क्लास के अंदर देखते हैं, जहाँ पे उसका जो क्लास टीचर था वो सभी लोगों को बता रहा था कि कौन कौन से लोगों को कितने कितने प्रोफेशन मिले हैं। और पे लास्ट में यहाँ पे टियान हाओ का नाम आता है, जिसको समनर ही मिला था और वही अकेला था। तो उसके पीछे जो टियान लेन उसका चेला था, वो आगे से हंसे जा रहे थे, ये कहते हुए कचड़े को कचड़ा मिल गया। वो भी टीचर यार एकदम बढ़िया आदमी था। वो आगे से यहाँ पे टियान हाओ से कहता है कि उसका केस यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, इसीलिए क्लास टीचर ने यहाँ पे टियान हाओ के लिए स्पेशल चीज अरेंज की है, जो कि एक समनर के लिए गाइड बुक है। टियान हाओ उस गाइड बुक को ले लेता है और टीचर को शुक्रिया कहता है। वही टीचर टियान हाओ से ये भी कहता है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तुमने टैलेंट के रिलेटेड, तो मुझसे तुम बात कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। वही पे टियान हाओ का ध्यान जब बुक के ऊपर पड़ता है, तो बुक भाई इतनी मोटी थी और ऊपर से उसके ऊपर इतनी गंदगी थी कि पेज से ज्यादा तो उसके ऊपर गंद लगी हुई थी। टियान हाओ अपने मन के अंदर सोचता है, इसे कहाँ से निकाल के लाया है भाई, 100 सालों में आज तक कोई समनर पैदा नहीं हुआ क्या यहाँ पे। इसके बाद टीचर सभी लोगों से कहता है कि स्कूल यहाँ पे उन सभी लोगों के डेटा को कलेक्ट करना चाहता है जो उन लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे जॉब को ट्रांसफर कर लिया है। वहीं पे क्लास टीचर इन सभी लोगों से कहता है कि वहाँ पे सभी लोग आएंगे जिन लोगों ने अभी तक अपनी जॉब को चेंज किया हुआ है, इसलिए अपनी क्लास के लिए ही कम से कम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना और हमारी क्लास की बेइज्जती न कराना। इसके बाद हम लोग उस बंदे को दोबारा देखते हैं जो कि यहाँ पे सेरेमनी के टाइम पे आया था, और वो इस बार लोगों के एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए आया था, बेसिकली क्षमता को। इसके बाद एक बंदा आगे बढ़ता है और वो आगे से आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक मशीन के ऊपर अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके ऊपर 73 का स्कोर आता है, जिसपे वो बंदा आगे से कहता है बुरा नहीं है, डिसेंट टैलेंट के लिए बढ़िया है, कड़ी मेहनत करते रहना। जिसके बाद वो अगले बंदे को बुलाता है, तो वो बंदा शायद से वॉरियर था, जिसके बाद वो अपनी शॉर्ट से अटैक करता है और उसका भी स्कोर आता है। इसके बाद कुछ टाइम के लिए इसी तरीके से लोग आते जाते और पंचेस मारते रहते हैं और अपने अपने स्कोर को चेक करते रहते हैं। इसके बाद अगला नंबर टियान लिन का था, जो कि आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे तुरंत अपनी शॉट के साथ में मशीन के ऊपर स्लैश मारता है, तो फिर उसका स्कोर यहाँ पे 73 आता है, जो बढ़िया ही था। इसके बाद अगला नंबर यहाँ पे टियान हाओ का था, तो फिर किसी को उम्मीद नहीं थी भाई उससे। फिर हम लोग टियान हाओ को देखते हैं, जो टीचर ने यहाँ पे जो समनिंग बुक दी थी उसके ऊपर कुछ मंत्र मंत्र लिखे हुए थे, जिनकी मदद से वो यहाँ पे अपने एक क्रिएचर को समन कर सकता है। टियान हाओ को घंटा को समझ में नहीं आया था, एक तो पहले ही भाई का भाई किताब के साथ पुराना हिसाब किताब अच्छा नहीं है, और ऊपर से ये नई लैंग्वेज, भाई को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो कोई मंत्र पढ़ता है, वो आगे से कहता है आबरा कटाबरा, दोस्त के क्रश पे मैं लाइन मार रहा। लेकिन टियान हाओ को कैसे न तैसे काला जादू वहाँ पे काम कर जाता है, और उसके काले जादू के बाद वहाँ पे एकदम तगड़ा धमाका होता है, एकदम हवा की बौछार आ जाती है, जिसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और कुछ को तो लगने लगता है कि यहाँ पे टियान हाओ ने सच में कुछ कमाल का सामान कर लिया है। लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि टियान हाओ ने नॉर्मल सा बेबी स्लाइम समन किया था, जिसको देख के लोग दोबारा हंसने लगते हैं, क्योंकि ये काम ही साला ऐसा करता है। लड़की आगे से कहती है क्यूटनेस के लिए मैं इसे 10 में से 10 दूंगी, और लड़की आगे से कहते हैं कॉम्बैट के लिए मैं इसे 10 में से -10 दूंगा। अगर अबायस के अंदर चला भी गया ना, तो मॉन्स्टर आगे से फूंक मार दे तो ये हवा में गायब हो जाएगा। वहीं पे जो स्लाइम था वो यहाँ पे टियान हाओ को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। बाय द वे ये फीमेल है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। हालांकि टियान हाओ को ये बात नहीं पता, इसलिए वो स्लाइम को दूर करते हुए कहता है जाओ यार तुम थोड़ा सा दूर जाओ, तुमने पूरा ऑरा ही खराब कर दिया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे स्लाइम के स्टैट्स के बारे में बताया जाता है। लेवल तो अपना 9 ही था, और ये एकदम बिगिनर लेवल का भाई स्लाइम था। इसकी अटैक पावर मात्र 9 थी, और इसके पास 2 ही स्किल थे। पहला तो क्रॉसेसिव स्लाइम था, बेसिकली एक तरीके से जंग लगा देगा, और दूसरा स्प्लिट स्लाइम था, यानी कि 1 के 2 बन जाएंगे। इसको देख के टियान हाओ आगे से सकाली बता रहे थे कि वो कितना ज्यादा डिसअपॉइंट है। वो आगे से कहता भी है कि इसकी अटैक पावर 9, इससे तो साला मैं पीठ खुजाऊं तो मुझे मजा ना आए। लेकिन स्लाइम को कोई दिक्कत नहीं थी, वो अभी भी चिप 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 करे जा रहा है। वो टीचर आगे से कहता है चलो चलो बहुत हुआ, जल्दी से अटैक पावर चेक करो। इस पे स्लाइम आगे से पुट्टा से भाई हाथ ही मारता है, तो 9 ही पॉइंट आते हैं। फिर पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि खत्म भी हो गया। इसके बाद क्लास टीचर आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे टियान हाओ से कहता है निराश ना हो, ये भी बेबी स्लाइम ही है, पता चले बड़ा हो के बाहुबली बन जाए तो। लेकिन टियान हाओ टीचर से पूछता है क्या वो एक और बार ट्राई कर सकता है। टीचर आगे से कहता है ठीक है यार 2 बार मार लो, पता चले 9 की 18 हो जाए कहीं से। इस पे टियान हाओ अपने मन के अंदर सोचता है कि अब समय आ चुका है अपनी SS रैंक की अबायस टैलेंट का इस्तेमाल करने का, जिसका नाम है डीमन सेक्रीफाइस। इसके बाद यहाँ पे वो जल्दी से डीमन सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करता है और अपनी HP को यहाँ पे माइनस करा लेता है 200 पॉइंट से। इस पे सभी लोग यहाँ पे पीछे जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है यार, ये कितना भी कोशिश कर ले इसके पॉइंट नहीं बढ़ने वाले भाई, उसमें डबल नहीं होते, मल्टीप्लीकेशन नहीं है वो। लेकिन हम लोग टियान हाओ को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे अपनी HP को सेक्रीफाइस करता है, 1000 में से अब 800 हो जाती है। वहीं पे हम लोग स्लाइम को देखते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे लगातार खटाखट डीमन सेक्रीफाइस स्किल का इस्तेमाल होते रहता है। तो उसकी बॉडी का जो कलर था वो आगे से चेंज होने लगता है, जिसको देख के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा काला जादू हो रहा है भाई यहाँ पे। देखते ही देखते जो यहाँ पे पहले बिगनर स्लाइम था वो अब यहाँ पे डिमोनिक
डेमोनिक स्लाइम या फिर डेमोनाजाइट स्लाइम के अंदर बदल जाता है। वहीं पे जैसा हमें पता था कि अगर टियान हाउ अपनी 100 एचपी को माइनस करेगा तो एक लेवल बढ़ेगा, उसने 200 माइनस की तो फिर यहाँ पे जो स्लाइम था उसके यहाँ पे 2 लेवल बढ़ चुके थे, अब वो लेवल 3 पे आ चुका था। इसकी एचपी यहाँ पे अब डायरेक्ट 500 से 1200 हो चुकी थी। वहीं पे उसकी जो अटैक पावर थी वो 9 से 120 हो चुकी थी। वहीं पे स्किल के अंदर एक और स्किल ऐड हो चुकी थी जिसका नाम डांस ऑफ द डीमन था। वहीं पे हम लोग डीमन स्लाइम को देखते हैं तो वो आगे से डीमन के तरीके ही मुस्कुराए जा रहा था। वहीं पे टियान हाउ अपने मन के अंदर सोचता है इसकी अटैक पावर बढ़ चुकी है, अब शायद से ये थोड़ा सा तो प्रोग्रेस करना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पे डीमन स्लाइम को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाके हमला करो। तो डीमन स्लाइम आगे से पहले खुद को इधर उधर खींचता और गड़ाम सीधा उस मशीन के ऊपर अपना सर दे मारता है। वहीं पे डीमन स्लाइम की पावर इतनी ज्यादा थी कि मशीन ओवरलोड हो जाती है, बेचारी के अंदर से धुआं निकलने लगता है। इसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा काला जादू है भाई, मशीन अचानक से कैसे खराब हो सकती है। कहता कि टियान हाउ भी हैरान रहा था। जिसके बाद हमें स्कोर दिखाया जाता है जो कि 120 था, जिसको देख के सभी लोग एकदम हैरानी हो जाते हैं कि अब यहाँ पे अचानक से क्या हुआ। यहाँ तक कि टीचर भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम लोग टियान लिन को देखते हैं और वो भी बिल्कुल हैरानी हो चुका था कि उसके जैसा एकदम कमजोर आदमी यहाँ पे इतने ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है, जबकि वो सिर्फ यहाँ पे 82 के आसपास कर पाया और टियान हाउ 120 कर पाया। जिसके बाद वो हम लोगों को ये भी बता देता है कि पुराने दिनों में जहाँ पे हुजिया के अंदर एक वॉर ऑफ गॉड हुआ करता था, यानी कि सबसे पावरफुल बंदा, वो भी यहाँ पे सिर्फ 101 स्कोर कर पाया था, वो भी यहाँ पे 120 नहीं कर पाया था। जिसपे उसको तो यही लगता है कि यहाँ पे मशीन पक्का खराब हो चुकी है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टियान हाउ यहाँ पे इतने ज्यादा स्कोर कर पाए। इसके बाद पीछे से सभी लोग आगे से कहने लगते हैं कि इसने चीटिंग ही की है, नहीं तो इसके पॉइंट पहले 9 थे, अचानक से यहाँ पे 120 कैसे हो गए। आधे मान लेते, तिगुने मान लेते, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही गुना हो गया, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वहीं फिर टियान हाउ अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने चीटिंग थोड़ी ना की है, ये तो उसकी चीट स्किल है जो उसने यहाँ पे इस्तेमाल की है। इसके बाद टीचर को भी यहाँ पे बाकी लोगों की बात के ऊपर यकीन होने लगता है कि इसमें वायलेट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो टियान हाउ आगे से कहता है कि उसने चीटिंग नहीं की। जिसके बाद उन सभी लोगों की नजर मशीन के ऊपर पड़ती है तो मशीन आगे से फ्लक्चुएट करने लगी थी, वो बहुत ज्यादा धुंधली धुंधली चीजें दिखा रही थी। इसलिए टीचर पीछे मुड़ता है और वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे टियान हाउ ने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की है, दरअसल मशीन खराब हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा पॉइंट दिखाया जा रहा था। इस पे टियान लिन को यहाँ पे एकदम चैन की सांस आती है। वो आगे से कहता है देखा, ये साला एकदम कमीना आदमी, मुझसे थोड़ी ना आगे निकल सकता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे टीचर से पूछता है कि यहाँ पे टियान हाउ के स्कोर के बारे में क्या होगा। इस पे टीचर आगे से यही कहता है कि यहाँ पे उसने चीटिंग नहीं की है और ऊपर से मशीन फ्लक्चुएट कर गई है, इसलिए टिहानी को रिजल्ट को हम लिखते समय वाइड ही मानेंगे और अगली बार में वो यहाँ पे दोबारा रीटेक लेगा और जो उसका रिजल्ट निकलेगा हम उसको यहाँ पे असली स्कोर मानेंगे। अभी के लिए यहाँ पे टियान हाउ को कोई भी स्कोर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ के टियान हाउ से बिल्कुल यही चीज कहते हैं और टियान हाउ को समझ में आ जाता है कि टीचर उसे यहाँ पे एक मौका दे रहा है जिससे वो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे अपने स्कोर को सेटल कर सकता है। लेकिन बाकी लोगों को यकीन नहीं था। वो आगे से कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा था कि इसका पॉइंट यहाँ पे 9 था, इसे 9 ही मिलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग आगे से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग और ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे जो मशीन थी वो और भी ज्यादा जोरों से एकदम खंगन करने लगती है, तो धुआं हुआ सब कुछ बाहर निकलने लगता है। इसलिए टीचर उन लोगों से कहता है बस अब कुछ भी नहीं, मशीन देख रहे हो तुम लोग, आग उगल रही है, कुछ देर में ये धुआं भी उगलेगी। इसलिए आज का यहीं पे टेस्ट खत्म होता है। हम लोग जब ये मशीन दोबारा ठीक हो जाएगी दोबारा रीटेक करने के लिए आएंगे। वहीं पे कुछ बंदों को दिक्कत हो रही थी तो टियान लिन पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद टियान लिन यहाँ पे टियान हाउ के पास जाता है और उससे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी बार ट्राई कर लो, तुम्हारा स्कोर 9 था, 9 ही रहेगा, तुम यहाँ पे हीरो नहीं बन पाओगे। इसके बाद टियान लिन पीछे मुड़ के बाकी लोगों से कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट लेवल की अबायस के अंदर चलना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे टियान हाउ बताता है कि फर्स्ट लेवल की ब्लैक अबायस दरअसल एक डंजन होती है जो कि यहाँ पे उन लोगों को दी जाती है जो अपने आप की जॉब ट्रांसफर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पे जाके अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और ऑफ कोर्स टियान हाउ भी फैसला कर लेता है कि वो वहीं पे ही जाएगा क्योंकि वो जगह उसके लिए बढ़िया रहेगी। इसके बाद हम लोग कुछ इंजीनियर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे मशीन को चेक करने के लिए आते हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि मशीन अपने आप खराब नहीं हुई है बल्कि उसके ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स के साथ में हमला किया गया है कि मशीन के जितने भी मीटर्स थे वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए और मशीन मैल फ्लक्चुएट कर गई। इसके बाद हम लोग टियान हाउ को देखते हैं जो कि बड़े आराम से जा रहा था। तभी उसके पास एक बुढ़ऊ आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हारी फिजिक को देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हो एक समनर बनने के लिए। टियान हाउ को दाल में कुछ तो काला लग रहा है एकदम स्कैमर के तरीके, इसीलिए वो आगे से पूछता है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं क्या चाचा। तो वो चाचा यहाँ पे टियान हाउ को बताते हैं कि उनके पास यहाँ पे समनर के लिए एक टॉप टायर का स्टाफ है या फिर कोई डंडा वंडा है जो कि यहाँ पे वो यहाँ पे टियान हाउ को 300 गोल्ड कॉइन के बदले में दे सकते हैं। और वो टियान हाउ से पूछते हैं कि तुम्हें ये चीज चाहिए। टियान हाउ आगे से कहता है कि मेरे पास यहाँ पे 3 रुपए नहीं है और तुम मुझसे यहाँ पे 300 गोल्ड कॉइन मांग रहे हो, वो भी एक नॉर्मल से स्टाफ के लिए, डंडी के लिए, साला खेत से जाके तोड़ के ला सकता हूँ मैं ये। तो चाचा यहाँ पे टियान हाउ को बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं, ये बहुत ज्यादा पहुंची हुई चीज है, तुम एक समनर हो और मुझे तुम पसंद है इसलिए मैं ये तुमको बेच रहा हूँ, नहीं तो इसकी कीमत यहाँ पे $1000 से कम नहीं थी, सॉरी 1000 गोल्ड कॉइन। टिपिकल लाइन
लाइन ऑफ रोड साइड सेलर्स। लेकिन हम लोग टियानाओ को देखते हैं और उसके ऊपर इस लाइन का असर भी हो जाता है, क्योंकि जब वो अगली बार उस डंडी को देखता है तो फिर उस डंडी के अंदर से एकदम लाजवाब एनर्जी फ्लो होते हुए देखती है। इससे टियानाओ को समझ में आ जाता है कि चाचा बहुत पहुंची हुई चीज है। वही फिर टियानाओ को अच्छे से पता है कि इस घटिया दुनिया के अंदर एक भी समनर गिल्ड नहीं है, बेसिकली यहाँ पे समनर से जो चीजें होंगी वो यहाँ पे उसे मिलेंगी ही नहीं। इसीलिए वो यहाँ पे तुरंत इस डील के लिए मान जाता है और चाचा से कहता है कि मैं ये खरीदूंगा। तो चाचा आगे से कहते हैं कि बस 300 गोल्ड कॉइन और कुछ भी नहीं। टियानाओ आगे से अपना झोला और पर्स चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके पास यहाँ पे सिर्फ 92 गोल्ड कॉइन है और नहीं है। इसीलिए वो आगे से कहता है थोड़ा सा चाचा डिस्काउंट दोगे क्या, कैसा रहेगा, और आप मुझे ये 92 गोल्ड कॉइन के बदले में दे दो। इस पे चाचा आगे से कहते हैं कि हम लोग ईएमआई पे भी सब कुछ देते हैं, लेकिन तुम्हें पैसा पहले जमा करना पड़ेगा, सामान बाद में मिलेगा। इसीलिए वो धड़ल्ले से एकदम 2 जो कॉइने थी उन्हें अपनी जेब के अंदर रख लेते हैं और टियानाओ से कहते हैं कि ये डिपॉजिट हो गया, जब बाकी पैसे दे दोगे तो फिर ये झड़ी में तुम्हारे दे दूंगा। वहीं फिर वो टियानाओ से ये भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ अग्रीमेंट फीस हुई, अगर तुम्हें चाहिए झंडी तो फिर तुम्हें यहाँ पे 1 लेवल की ब्लैक अवायस के अंदर जाना पड़ेगा और वहां से कुछ खतरनाक एकदम भयानक सा ट्रेजर लेके आना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये झंडी मिलेगी। जिसमें यहाँ पे टियानाओ को अच्छे से समझ में आ जाता है कि उसे ठग लिया गया है, अब उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे और उसे ब्लैक अवायस के अंदर भी जाना पड़ेगा और जो ट्रेजर मिलेगा वो चाचा को लाके देना पड़ेगा। इसके बाद चाचा आगे से अपने हाथ से एक एग्रीमेंट बनाते हैं और टियानाओ को देते हुए कहते हैं ये लो, इसके ऊपर अंगूठा लगा दो। टियानाओ बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था तो वो जबरदस्ती टियानाओ का हाथ पकड़ते हैं और उसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं, ये लो तुमने कर दिया साइन एग्रीमेंट, अब हम दोनों एक एग्रीमेंट के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे तुम्हें मेरे लिए ट्रेजर ला के आना पड़ेगा, जल्दी से जाओ, देरी न करना। इस पे टियानाओ भी आगे से ये कहता है कि चाचा अब एकदम बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई है जो लोगों को ठगने के मामले में। इसके बाद वो निराश होकर एकदम से डिप्रेशन मूड में वहां से जाने लगता है। इसके बाद वहाँ पे क्लास टीचर आता है जो कि उस चाचा से कहता है एल्डर फैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और वो उन्हें बताता है कि टेस्ट मशीन खराब हो चुकी है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि उसे रिपेयर करने के लिए कुछ लोग आए हैं। वहीं पे एल्डर फैंग क्लास टीचर से पूछते हैं क्या तुम इस स्टूडेंट को जानते हो, तो फिर वो आगे से बताते हैं हाँ ये मेरे ही क्लास का स्टूडेंट है, इसका नाम टियानाओ है, लेकिन ये काफी ज्यादा गरीब बच्चा है, बेचारे की किस्मत में यहाँ पे समनर बनना लिखा हुआ था, इसके आगे के आने वाला फ्यूचर काफी ज्यादा टफ होने वाला है लौंडे के लिए। इस पे एल्डर फैंग आगे से कहते हैं कि आने वाला रास्ता आगे से टफ होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर किसी का रहता है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट यहाँ पे एंट्रेंस हॉल का होता है, फर्स्ट लेवल की डार्क अवायस का। ऑफ कोर्स यहाँ पे कई सारे लोग आए हुए थे रजिस्टर करने के लिए ताकि वो अंदर जाके यहाँ पे ट्रेजर वेजर इकट्ठा कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर सके। वह भी टियानाओ हम लोगों को बताता है कि इस अवायस के अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास कम से कम यहाँ पे 3 या फिर 5 लोग होने चाहिए। जैसे के लिए अवायस के अंदर जाने के लिए तुम्हें पार्टी बनानी पड़ेगी, सिंगल बंदा अंदर नहीं जा सकता है, अवायस उसे रोक लेगी। इसके बाद टियानाओ यहाँ पे रिवॉर्ड्स को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि फर्स्ट रिवॉर्ड यहाँ पे अगर फर्स्ट प्लेस हासिल करोगे तो फिर चेस्ट प्लेट है बिगिनर लेवल की, बेसिकली आर्मर के तरीके जो कि यहाँ पे अटैक और डिफेंस को थोड़ा सा कम और ज्यादा कर देगा बस। वहीं पे टियानाओ के लिए ऐसी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो उसके यहाँ पे डिफेंस को बढ़ा देंगे क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकता है। खैर टियानाओ आगे कुछ कर पाता कि उससे पहले टियानलिन आ जाता है जो कि दोबारा यहाँ पे टियानाओ की लेने लगता है ये कहते हुए और गरीब क्या हालचाल, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे फर्स्ट लेवल की ब्लैक अबायस के अंदर चैलेंज करने के लिए आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इसके लिए स्ट्रेंथ भी है, और ऊपर से मुझे ये बताओ कि कौन यहाँ पे तुम्हारे साथ मीटअप करेगा और पार्टी बनाएगा अंदर जाने के लिए। टियानाओ आगे से मनी ने गाली देते हुए कहता है कि इनकी माँ को भाई भगा ले जाए कोई। इस पे टियानलिन आगे से दोबारा उसे उंगली करते हुए कहता है कि तुम तो एक समनर हो ना, तुम्हें यहाँ पे कोई भी जॉइन नहीं करवाएगा, चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। इस पे टियानाओ आखिरकार उसे कह ही देता है कि अपने काम से काम रखो, तुम्हारा इससे कोई लेने देना नहीं है। इस पे हरे कपड़े पहने हुए वाला बंदा आगे से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी ज्वाइन नहीं करने वाला, 3 लोग चाहिए ही चाहिए अवायस के अंदर जाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे टियानलिन आगे से कहता है कि एक सी रैंक का वॉरियर है, 2 यहाँ पे ई रैंक के मेज हैं, किसी को भी पार्टी बनानी है तो वो यहाँ पे आ सकता है। तो कई सारे लोग यहाँ पे टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे चेयर करने लगते हैं। इसके बाद टियानलिन यहाँ पे 2 लोगों को और चूज कर लेता है जो कि प्रीस्ट या फिर कोई मेज या फिर आर्चर थे, जिनको चूज करने के बाद वो लोग यहाँ पे अवायस के अंदर जाने लगते हैं। तभी अवायस के अंदर से यहाँ पे कुछ हड्डियां बाहर निकलती हैं। ऑफ कोर्स ये इंसानों की ही थी भाई, मुर्गे की थोड़ी ना होंगी। पर फिर ये लोग जैसे हैं यहाँ पे इन हड्डियों को देखते हैं तो इनकी चीख निकल जाती है, खासकर 2 लोगों की जिनको यहाँ पे पहले ज्वाइन कराया गया था। बेसिकली 3 वो थे, 2 जो एक्स्ट्रा आए थे उन्हें। इसलिए हरा वाला बंदा उन लोगों को डराते हुए कहता है कि साथ ही रहना, नहीं तो ये सब चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती हैं, पता चले कोई तुम्हारी हड्डियां ही ना पहचान पाए। इसके बाद टियान इन लोगों से कहता है कि चढ़ाई करो, जिसपे वो सभी लोग यहाँ पे अबायस के अंदर चले जाते हैं और टियाना उन्हें देखता रहता है। फिर टियाना आगे से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है ये कहते हुए कि साला टियानलिन और बाकी लोग एकदम 2 घोड़े गए इंसान है, अच्छे पीपल नहीं है ये लोग। जो 2 लोग अंदर गए हैं शायद से ये जिंदा वापस ना आए, चांस काफी ज्यादा लो है इनके। साथ ही में टियाना हम लोगों को ये भी बता देता है कि अगर तुम मर भी गए तो फिर तुम्हें यहाँ पे रिजरेक्ट यानी कि दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो कीमत होती है ये काफी ज्यादा हाई रहती है। बेसिकली ये तुम्हें भंगी बना देगी। इसीलिए टियाना आगे से यह कहता है कि ना ही मरो तो ही बढ़िया रहेगा। इसके बाद वो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को जारी करता है, बेसिकली एक रिक्वेस्ट जिसके अंदर कहा जाता है कि जो भी उसे ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, जहाँ पे वो अपनी एबिलिटी
एबिलिटीज और अपनी रैंक के बारे में बताता है। इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि एक बंदा है जो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसकी एबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, ऐसे रैंक का एबिलिटी है, लेकिन इसकी यहाँ पे जो टैलेंट है यानी कि प्रोफेशन है वो यहाँ पे समनर का है। जिसपे एक बंदा आगे से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी रैंक क्या है, ये एक समनर है, इसलिए एकदम लो क्वालिटी का ही बंदा रहेगा, एकदम यूजलेस फाइट के दौरान में। जिसपे सभी लोग यहाँ पे टियाना हो के अंदर डिसअपॉइंट हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि ये तो एकदम 2 कौड़ी का माल निकला, मुझे लगा कोई बिग शॉट है जो कि यहाँ पे टीम अप करना चाहता है। जिसके बाद हम लोगों की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसका नाम ली जुए था, जिसका लेवल यहाँ पे 1 था और इसकी क्लास यहाँ पे बार्ड थी और इसका टैलेंट ई रैंक का था। अब ये बार्ड तुम लोगों को नया नया लग रहा था, BARD बार्ड। तो मैं बता दूं कि ये एक तरीके से हीलर का ही है, लेकिन इसके अंदर स्पेल नहीं कास्ट किए जाते। बेसिकली ये लड़की अपना एक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि संगीतकार का कोई ध्वनि वनि मुझे नहीं पता यार, इसको बजाएगी जिससे यहाँ पे कुछ एनिमीज या फिर अपने टीममेट के ऊपर बफ लगेंगे। बेसिकली कुछ तरीके की स्पेल ही। ये स्किल बढ़िया है बाय द वे, लेकिन किस्मत इसकी इतनी खराब है कि इसकी रैंक यहाँ पे ई है और तुम्हारी रैंक यहाँ पे कम से कम डी होनी चाहिए, तभी तुम्हें यहाँ पे कोई इफेक्ट दिखने मिलेगा तुम्हारी स्किल या फिर बफ का। बेसिकली ये टियानाओ के दहने ही है, किसी काम की नहीं। इसलिए टियानाओ की नजर जैसे यहाँ पे लिजुवे के ऊपर पड़ती है तो वो उसकी शकल देख के ही पहचान जाता है कि ये यहाँ पे पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी इसे ज्वाइन नहीं किया। इसलिए टियानाओ आगे बढ़ता है और लिजुवे से पूछता है कि मेरे साथ टीम अप करना चाहोगी। खैर लिजुवे यहाँ पे जैसे ही टियानाओ को देखती है तो ऑफकोर्स ये मेन कैरेक्टर है, तो फिर सुंदर होने का सर्वसिद्ध अधिकार मिला है लौंडे को। इसलिए आगे से यहाँ पे लिजुवे थोड़ा सा हैरान हो जाती है और ऊपर से वो यहाँ पे कई दिनों से थी तो इसका मोरल यानी कि कॉन्फिडेंस एकदम लो जा चुका था। और वो टियानाओ से पूछती है कि सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं, जिसपे टियानाओ आगे से कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा भी नंबर तुम्हारे बगल में है, कोई भी मुझे ज्वाइन करने वाला नहीं है, इसलिए तुम ज्वाइन कर लो, यही बढ़िया रहेगा। लेकिन लिजुवे के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे रैंक काफी ज्यादा हाई थी, ऐसा रैंक थी भाई लौंडे की। इसलिए लिजुवे खुशी खुशी यहाँ पे टीम अप कर लेती है और पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। वह पे टियानाओ लिजुवे से कहता है कि जितने भी सामने वाले मॉन्स्टर होंगे वो उन्हें यहाँ पे क्लियर करेगा और बाकी का काम यहाँ पे लिजुवे देखेगी, जिसके लिए लिजुवे मान जाती है और ये तो दीवानी ही हो चुकी थी। और आगे से चमकते हुए कहती कि तुम चिंता न करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं दूंगी। अब इन लोगों को यहाँ पे बस एक ही बंदे की जरूरत है जिसके बाद इनकी पार्टी कंप्लीट हो जाएगी और वो एक बंदा कुछ ही देर में यहाँ पे आ भी जाता है जिसका नाम सुकिंग था। ऑफ कोर्स फीमेल ही होने वाली थी। इसके बाद हम लोग सुकिंग को देखते हैं और ये सुंदर है, सफेद बाल है, इसलिए लौंडे बौखलाए पड़े थे। एक बंदा आगे से गला चीर के कहते हुए कहता है कि मैं को होली सील्ड नाइट हूँ, मुझे अपने साथ टीम अप करा लीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा एक टैंक की तरीके। इसके बाद हमें सुकिंग के यहाँ पे टैलेंट के बारे में बताया जाता है जो कि ड्यूरियो डेस था। अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये एक तरीके से स्पॉइलर हो जाएगा, तुम ही देखना। इसका टैलेंट है यहाँ पे ए रैंक का था। लौंडे यहाँ पे सुकिंग के ऊपर बौखलाए पड़े हुए थे, लेकिन सुकिंग इन्हें कोई भी भाव नहीं दे रही थी, वो उन्हें बंदर समझ रही थी। ये कहते हुए ये तो बंदर है बंदर, जैसे डमरू बजाऊंगी वैसे नाचते फिरेंगे ये। वहीं पे टियानाओ का सुकिंग के साथ कुछ अच्छा न मेल नहीं खाता था क्योंकि ये दोनों सीबी कैंपस के अंदर थे और एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं थी। और तभी सुकिंग की नजर यहाँ पे टियानाओ के ऊपर पड़ जाती है और वो मन के अंदर सोचती है कि ये बालक चोर यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे नहीं, ये तो समनर बन चुका, गाय भैंस पानी में बेचारे की। वहीं पे सुकिंग को अपने ऊपर अंधा कॉन्फिडेंट था। बेसिकली इनको जानते हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला एकदम कॉन्फिडेंट था कि ये सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा, किसानों को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा, प्रदूषण फ्री रहेगा, ये जनता वो खंबा खुदाए। खैर सुकिंग अपने प्लान को शुरू करती है और वो यहाँ पे टियानाओ से कहती है कि सुनो तुम, मुझे तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने दो। इस पे लौंडे तो आगे से यहाँ पे घोस्ट राइडर बन जाते हैं, लेकिन टियानाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो आगे से कहता है मेरी पार्टी। इस पे सुकिंग आगे से हाथ पकड़ लेती है और उसे छूते हुए कहती है हाँ तुम्हारी ही पार्टी। इस पे लौंडे आगे से चीखते हुए कहते हैं गॉडस आपको दिखाई नहीं देता क्या, ये लूजर है, लूजर समनर है, ये किसी काम का नहीं, इससे अच्छा तो आप मेरा कुत्ता ले जाओ, वो इससे ज्यादा काम का रहेगा। और फिर टियानाओ आगे से कहता है ठीक है ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने पूछा तो नहीं, मेरे ऊपर कोई ब्लेम न डालना। इसके बाद सुकिंग उन सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि देखो मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली, अब कोई भी चिल्लाएगा नहीं कि पार्टी ज्वाइन करो, नहीं तो उसकी पार्टी उसके मुंह के अंदर घुसा दूंगी और वहीं पे पटक दूंगी उठा के। इसके बाद वो अपने पार्टी मेंबर को देखती है यानी कि ली जुवे को, जिसके बाद तुरंत अबायस के अंदर जाने लगती है। लेकिन टियानाओ उसे कहता है एक सेकंड मोहतरमा, जरा मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हमारी पार्टी ज्वाइन क्यों की। इस पे सुकिंग पीछे मुड़ती है और आगे से कहती है लीडर बोर्ड की एमिंग के लिए। बेसिकली वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज हासिल करना चाहती है और उन दोनों कचड़ों को कैरी करते हुए, ताकि आगे से कोई भी उसकी एबिलिटी के ऊपर शक ना करे और उसे हल्के में ना ले। इस पे वो दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हम दोनों को कैरी करके ये हम लोगों को कचड़ा कह रही है क्या। इसके बाद वो उन लोगों से कहती है टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी से अंदर चलो, इससे पहले कि हम लोग अपनी रैंकिंग को खो दे। इस पे टियानाओ आगे से लिजुए से कहता है कि हम लोगों ने रानी साहिबा को पाल लिया है, न करे तो झेलने ही पड़ेंगे। और ऑफकोर्स जो लोग यहाँ पे पार्टी नहीं बना पाते हैं वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे और उनसे कहा जाता है कि अगर पार्टी ना बना पाओ तुरंत यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अकेले अंदर जाना मौत से टकराना। इसके बाद लोग जैसे ही फर्स्ट लेवल के ब्लैक अबायस के अंदर आते हैं तो इस अबायस का नाम चेंज नहीं, बेसिकली यही नाम था, कोल्ड वैली अबायस। बेसिकली अंदर एकदम बर्फीली हवाएं चल रही थी। यहाँ की बर्फीली हवाएं इतनी ज्यादा थी कि यहाँ के जो पेड़ पौधे थे वो भी जम
जम जाते हैं और ये लोग अपने साथ गर्म करने के लिए जो गियर और इक्विपमेंट लेके आए थे वो भी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। उसी टाइम पे लीजुए इन लोगों के बहुत ज्यादा काम आती है और वो इन लोगों के ऊपर लो लेवल का कोल्ड रेजिस्टेंस और यहाँ पे अप्लाई कर देती है। और जैसा कि मैंने बताया ये यहाँ पे अपने ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करती है इन लोगों के ऊपर बफ लागू करने के लिए। खैर वो जैसे ही अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती है तो इन लोगों के ऊपर यहाँ पे कोल्ड रेजिस्टेंस का बफ लग जाता है और उन लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। कहता कि सुकिंग उसे शुक्रिया भी कहती है ये कहते हुए कि यार तुम तो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। इसके बाद टियाना उन लोगों से कहता है क्योंकि वो लोग यहाँ पे लीडर बोर्ड के लिए कम्पीट कर रहे हैं तो फिर उन लोगों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो लोग यहाँ पे अच्छे से अच्छे पॉइंट इकट्ठा कर सके। इसके बाद वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर इन लोगों का सामना एक मॉन्स्टर के साथ में हो जाता है जिसका नाम कोल्ड वैली अवायस का कैरेक्टर वंडरिंग वुल्फ था, एके ज़ॉम्बी वुल्फ। इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना जरूरी है, मुझे नहीं लगता। हम लोग सुकिंग को देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर इथेलॉन वाला कॉन्फिडेंट है तो ये आगे बढ़ते हुए कहती है ये तो बस एक लो लेवल का मॉन्स्टर है ना ज़ॉम्बी वुल्फ, ये हमारा क्या ही उखाड़ पाएगा। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कहती है एकदम परफेक्ट टाइमिंग है तुम लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और प्रैक्टिस के लिए भी। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो टैलेंट है वो मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग खुद ही देखना। बेसिकली सुकिंग का जो टैलेंट है वो यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी बीस्ट के अंदर या अपने आप को फॉर्म कर सकती है। बेसिकली हाफ बीस्ट बन सकती है, ये बीस्ट फॉर्म ले सकती है। इसलिए सुकिंग आगे से यहाँ पे बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती है जो कि स्प्रिट कैट था जिसको यहाँ पे सेमी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है और यही यहाँ पे डोरियोडेस टैलेंट की एबिलिटी है, असर है। और ऑफ कोर्स सुकिंग यहाँ पे जैसे ही हाफ बीस्ट के अंदर चेंज होती है एक स्पिरिट कैट के अंदर तो फिर उसकी एबिलिटीज यहाँ पे एकदम बिल्लियों की तरह हो जाती हैं, फुर्तीली, तेज और एकदम रिफ्लेक्सेस वाली। जिसके बाद वो पलक झपकते हैं यहाँ पे ज़ॉम्बी वुल्फ के ऊपर अटैक करती है और कई सारे एंगल से लगातार यहाँ पे ज़ॉम्बी बीस्ट के ऊपर खटाखट स्लैशेस मारते रहती है अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए। और सुकिंग बड़ी इजीली यहाँ पे ज़ॉम्बी वुल्फ को हरा देती है। वहीं पे हम लोगों को टियाना से पता चलता है कि यहाँ पे सुकिंग जो क्लॉ इस्तेमाल करती है उनके ऊपर ब्लीडिंग इफेक्ट भी है, यानी कि यहाँ पे डैमेज लगातार पड़ते ही रहता है जब तक क्लॉ का असर रहेगा कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद सुकिंग उन लोगों से कहती है कि तुमने मेरे ऊपर यहाँ पे जो कोल्ड रेजिस्टेंट का ऑरा लगाया था उसका मैंने एहसान चुका दिया, अब हम लोग किसी से भी कोई उधार नहीं रखते हैं। जिसमें लीजुए को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद वो लोग अपने सफर को दोबारा शुरू करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर इनकी मुलाकात ज़ॉम्बी वुल्फ के साथ हो जाती है जो कि यहाँ पे 3-4 थे। इसके बाद सुकिंग दोबारा यहाँ पे अपनी बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती है और एक साथ उन लोगों के ऊपर यहाँ पे हमला करती है। वो इजीली यहाँ पे इन तीनों को एलिमिनेट तो कर देती है लेकिन इस बार यहाँ पे उसके हाथ के ऊपर भी चोट लग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि एक साथ 3 को हैंडल करना काफी ज्यादा टफ हो सकता है। उसे यहाँ पे संभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा अगर वो यहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करना चाहती है। उसी टाइम पे लीजुए मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और वो सुकिंग से कहती है कि वो उसके ऊपर यहाँ पे लो टायर का हीलिंग स्पेल कास्ट कर सकती है जो यहाँ पे हल्का फुल्का हील कर देगी। लेकिन सुकिंग आगे से मना कर देती है ये कहते हुए कि उसका यहाँ पे लो लेवल का स्पेल उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाएगा, वो मुश्किल से अपनी हेल्थ को यहाँ पे रिस्टोर कर पाएगी। वो उसे ये कहती है कि अपने मानव को बचा रखो, शायद से हमें आगे जरूरत पड़े। जिसके बाद वो अपने पास से हीलिंग पोशन बाहर निकालती है और उसे पी लेती है और अपनी हेल्थ को दोबारा रिस्टोर कर लेती है। वहीं पे टियाना हो लीजुए को दोबारा चीयर अप करता है ये कहते हुए कोई बात नहीं हम लोग दोबारा इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद ये लोग थोड़ा सा और ज्यादा इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और उसी टाइम पे ये लोग किसी मैजिक सर्कल के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है। तभी कोई सुकिंग के ऊपर अपने बहुत बड़े हथौड़े के साथ में एकदम जोरदार हमला करता है जिससे वहाँ पे पूरी बर्फ उछल जाती है। लेकिन सुकिंग जल्दी से पीछे जंप करके खुद को डॉज कर लेती है। जिसके बाद वो लोग अपने सामने देखते हैं तो फिर इन लोगों का सामना यहाँ पे करप्टेड वंडरिंग ज़ॉम्बी के साथ हो चुका था। ये इलाइट मॉन्स्टर था, इसका लेवल यहाँ पे 4 था। वहीं पे सुकिंग जैसे ही देखती है कि उसका सामना अब यहाँ पे एक इलाइट मॉन्स्टर के साथ होने वाला है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि चीजें अब इजी नहीं जाएंगी। वहीं पे हम लोग किंजुए को देखते हैं जो कि यहाँ पे टियान हाउ से पूछती है कि इलाइट मॉन्स्टर हिडन मॉन्स्टर होते हैं, ये इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे अपीयर हो गए। इस पे टियान हाउ आगे से बताता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सुकिंग ने यहाँ पे कई सारे करप्टेड वुल्फ को मारा था, इस वजह से ये ज़ॉम्बी गुस्सा हो गया और यहाँ पे बाहर आ चुका है। वहीं पे ये ज़ॉम्बी बड़ा होने के साथ साथ एकदम फुर्तीला था। ये पलक झपकते ही सुकिंग के पास पहुंचता और अपने हथौड़े के साथ में गड़ाम से उसके ऊपर एकदम जोरदार हिट मारता है। सुकिंग बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती और वो हिट खा के एकदम दूर जाके जमीन से जा टकराती है और वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। डैम दैट्स हॉट। वहीं पे लीजुए टियाना से कहती है कि हमें यहाँ पे सुकिंग की मदद करनी पड़ेगी। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी इलाइट को देखते हैं जो कि आगे से अपने हथौड़े को ऊपर उठाता है और वो यहाँ पे सुकिंग के ऊपर फाइनल ब्लो मारने वाला था। उसी टाइम पे टियाना आगे से यहाँ पे डीमन स्लाइम को समन करता है तो तुरंत डीमन स्लाइम बाहर निकलता है जिसका लेवल इतने समय यहाँ पे 3 था। वहीं पे टियाना डीमन स्लाइम से कहता है कि डांस ऑफ द डीमन स्किल का यूज करो तो फिर हम लोग देखते हैं कि डीमन स्लाइम जैसे उस स्किल का इस्तेमाल करता है तो फिर इसकी रफ्तार और फुर्ती एकदम बढ़ जाती है। जिसके बाद ये पलक झपकते ही जंप मारते हुए सुकिंग के पास पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी इलाइट
उसके ऊपर हिट मार पाता उससे पहले ही डीमन स्लाइम सुकिंग को लेके वहां से हट जाता है। और जब यहाँ पे डीमन इलाइट सुकिंग के ऊपर ब्लूम मारता है तो एकदम धमाका तो होता है, लेकिन जब वो यहाँ पे अपने एनिमी को चेक करता है तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि स्लाइम उसे पहले ही लेके जा चुका था। वहीं पे इस हरकत की वजह से यहाँ पे टियानो को समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी इलाइट के पास दिमाग है। वो यहाँ पे अटैक करने के बाद ये भी चेक करता है कि उसका एनिमी जिंदा है या नहीं। इसके बाद टियानो पीछे मुड़ के यहाँ पे लीजुए से कहता है कि सुकिंग को किसी साफ जगह पे लेके जाओ, सबसे पहले उसे हील करो और इसे ज़ॉम्बी इलाइट को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसके बाद हम लोग इलाइट ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि यहाँ अपने हथौड़े को उठाता है और टियानो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो फिर टियानो आगे से स्लिम को ऑर्डर देता है कि स्लाइम स्पिट यानी कि स्लाइम थूक का इस्तेमाल करो। तो फिर जल्दी से यहाँ पे स्लाइम ऊपर जाता है और आगे से स्लाइम स्पिट का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के टुकड़ों को यहाँ पे इलाइट ज़ॉम्बी के ऊपर बरसा देता है। बेसिकली चिपचिपा जाता है वो पूरी तरीके से, पानी से ही तो बना है। इसके बाद इलाइट ज़ॉम्बी हवा में अपना हथौड़ा घुमाता है तो स्लाइम जल्दी से वहां से दूर हट जाता है। इसे टियानो को समझ में आ जाता है कि इलाइट ज़ॉम्बी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका डिफेंस काफी ज्यादा हाई है। वो लोग मुश्किल से उसे यहाँ पे 50% डैमेज कर पाए, लेकिन इसके बावजूद इतना काफी नहीं है। लेकिन अगले ही पल हम लोग इलाइट ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसको अचानक से झटके लगना शुरू होते हैं और उसकी एचपी यहाँ पे धीरे धीरे करके माइनस होने लगती है, क्योंकि इसकी बॉडी आगे से मेल्ट करने लगी थी। इससे टियानो को एक और चीज पता चलती है कि डीमन स्लाइम जब अपने टुकड़े यानी बॉडी पार्ट्स को किसी एनिमी के ऊपर गिराता है तो उसके अंदर एसिड भरा होता है जो कि यहाँ पे एनिमी की बॉडी को पिघलाने लगता है। जिसके बाद हम लोग इलाइट ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि दोबारा स्लाइम के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ा था। वहीं पे टियानो आगे से इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए स्लाइम से कहता है कि इस डीमन डांस का इस्तेमाल करो और साथ ही में स्ट्रॉन्ग क्रोसिस स्लाइम का इस्तेमाल करते हुए उसके यहाँ पे एड़ी के ऊपर फोकस करो और वहीं पे ही शूट करना। जिसपे डीमन स्लाइम आगे से डीमन डांस का इस्तेमाल करता है तो वो फुर्ती को दिखाते हुए खटाक से वहां से गायब हो जाता है और तुरंत आगे से कॉर्सिव स्लाइम का इस्तेमाल उसकी एड़ी के ऊपर करता है। इसे ज़ॉम्बी इलाइट की एड़ी जो है वो यहाँ पे पिघल जाती है। अब उसके पैर काम नहीं करेंगे, इसलिए वो धड़ाके से नीचे गिर जाता है। अब वो भाग नहीं पाएगा सिवाय रेंगने के। वे फिल्म लीजुए को देखते हैं जो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो यहाँ पे सुकिंग को हील करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे सुकिंग को हल्का फुल्का होश आ रहा था तो फिर उससे पता चल जाता है कि टियानो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे टियानो को समझ में आ जाता है कि इलाइट ज़ॉम्बी की जो लोअर बॉडी है वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसका डिफेंस यहाँ पे वीकर है अपर बॉडी के मुकाबले में। इसीलिए वो स्लाइम से कहता है कि उसकी लोअर बॉडी के ऊपर ही अटैक करना और उसे बिल्कुल ना छोड़ना। इस पे डीमन स्लाइम बिल्कुल यही करता है, जिसके बाद वो जंप मारता है और आगे से एसिड रेन इसी तरीके की स्किल का इस्तेमाल करते हुए खटाखट यहाँ पे इलाइट ज़ॉम्बी की लोअर बॉडी के ऊपर हमला करते रहता है। तो उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे के पिघल करने लगती है और उसकी आधी बॉडी पिघल ही जाती है और इसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे उस इलाइट ज़ॉम्बी की पूरी बॉडी पिघल जाती है और इसी तरीके से यहाँ पे टियानो इलाइट ज़ॉम्बी को इजिली हरा देता है। और एक हाई लेवल के यहाँ पे इलाइट ज़ॉम्बी को हराने के बदले में उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे, तो वो तुरंत यहाँ पे लेवल 2 पे प्रमोट भी हो जाता है। इस पे टियानो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पे लीजुए अपने मन के अंदर सोचती है कि समनर्स यहाँ पे सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं क्या। जिसपे सुकिंग आगे से कहती है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समनर स्ट्रॉन्ग है, बल्कि अपना टियानो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे सुकिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि इलाइट ज़ॉम्बी को अकेले हराना वो भी अपनी बुद्धि और जजमेंट के हिसाब से, यानी कि स्ट्रेटेजी और बाकी सभी चीजें, ये काफी ज्यादा पावरफुल और अनडरमाइनेबल है। फिर इसके बाद टियानो पीछे मुड़ता है और वो सुकिंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो सुकिंग आगे से समझा जाती है ब्रो इज रिजलर। खैर सुकिंग आगे से शर्माते हुए बताती है कि छोटी मोटी ही चोटें हैं, ज्यादा फुसफुसाने की जरूरत नहीं है। वहीं पे लीजुए टियानो को बताती है कि उसका हीलिंग स्पेल काफी ज्यादा छोटा और स्लो है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे आराम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सुकिंग अपने आप को पूरी तरीके से हील कर पाएगी। लेकिन सुकिंग आगे से मना करने लगती है, ये कहते हुए कि वो लोग यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के लिए कम्पीट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आराम नहीं कर सकती है। इसके बाद वो खड़ी होते हुए कहती है कि वो अभी भी यहाँ पे फाइट कर सकती है, उन लोगों को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन बेचारी जब चलने की कोशिश कर रही थी तभी लड़खड़ा के टियानो के कंधे के ऊपर गिर जाती है। टियानो से समझाता है कि अगर जिंदा ही नहीं रहोगी तो फिर लड़ने का फायदा ही क्या है, जब खुद को ही नहीं देख पाओगे लीडर बोर्ड के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे। इस पे ये दोबारा शर्माते हुए कहती है रिजलर कि उसकी बात में दम है, थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। अब तक हम लोग यहाँ पे चूरन बेचने की बात कर रहे थे ना। इसके बाद लोग मैप के जरिए यहाँ पे एक शेल्टर को ढूंढते हैं जो कि एक केव थी, वहीं पे ही अपने बोरिया बिस्तर बिछा के लेट जाते हैं। टियानो यहाँ पे गार्ड करने वाला था और बाकी दोनों आराम करेंगे। वहीं पे लीजुए उन लोगों से कहती है कि वो थक चुकी है और उसे आराम की जरूरत है, और वो कहते ही ये सो जाती है। जिसको देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं सो गई, ये एबिलिटी तो हमें भी चाहिए। इसके बाद टियानो सुकिंग से कहता है कि आराम कर लो, मैं बाहर जाके थोड़ा सा इंतजार करता हूँ और दोबारा देख रेख करता हूँ। वहीं पे सुकिंग दोबारा यहाँ पे टियानो को शुक्रिया कहती है एकदम शर्माते हुए। तो टियानो उसको यहाँ पे थोड़ा सा शर्मीली और तिरछी नजरों से देखने लगता है। इस पे सुकिंग आगे से शर्माते हुए कहती है कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं यहाँ पे भूल जाऊंगी कि तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है। इसके बाद सुकिंग तुरंत शर्माते हुए बिस्तर के अंदर छुप जाती है, ये कहते हुए कि वो सोने जा रही है, उसने कुछ भी नहीं कहा। टियानो आगे से कहता है सुंदरे मिल चुकी है भाई, सुंदरे जवान को ज्यादा ही तेज, एकदम कैंची की तरीके, लेकिन दिल की साफ है, चल जाएगी इतनी। जिसके बाद हम लोग टियानो को देखते हैं जो कि यहाँ पे लेवल 3 पे आ चुका था, 2 पे गया था, लेकिन रास्ते के बीच में आते जाते मॉन्स्टर मिल
चुके होंगे तो अपग्रेड हो गया दोबारा, लेवल 3 पे आ चुका है। जिसके बाद टियानो हम लोगों को यहाँ पे अपने लेवल को दिखाता है, सारे स्टैट्स को दिखाता है और उसकी एचपी यहाँ पे अब 1200 दोबारा हो चुकी थी बस। और बाकी कुछ बताने के बारे में जरूरत तो है नहीं मुझे। साथ ही में टियानो के लेवल अप करने की वजह से उसे यहाँ पे एक नई स्किल भी मिल चुकी थी, जो कि एक तरीके से फुल्ली आर्म था, यानी कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड या फिर कुछ बॉडी डिफेंस ज्यादा। इसके बाद यहाँ पे टियानो की एचपी भी ज्यादा हो चुकी थी, एचपी बार, तो वो यहाँ पे 400 सेक्रीफाइस कर देता है स्लाइम के लिए, ताकि वो यहाँ पे लेवल 4 को अचीव कर सके। और वो बिना किसी दिक्कत के तुरंत 400 एचपी को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देता है। तो फिर हम लोग डीमन स्लाइम को देखते हैं, जो कि आगे से यहाँ पे लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 7 पे प्रमोट हो जाता है, क्योंकि उसने 400 एचपी सेक्रीफाइस की, 100 के बराबर एक लेवल। एट्रीब्यूट्स तो बढ़ते रहते हैं, जैसे कि अटैक पावर, डिफेंस विफेंस वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे एक नई स्किल भी ऐड हो जाती है जो जाना जरूरी है, और इस स्किल का नाम है स्प्लिट, जो मैं पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। टियानो हम लोगों को स्प्लिट स्किल के बारे में बताता है, जिसके अंदर स्लाइम अपना यहाँ पे अपनी बॉडी को 2 हिस्सों के अंदर बांट सकता है। बेसिकली क्लोन बना लेगा अपनी एक बॉडी का, लेकिन जो क्लोन रहेगा वो एकदम ओरिजिनल बॉडी की तरीके ही काम करेगा। जिस पे टियानो स्लाइम से कहता है कि नई स्किल ट्राई करना चाहोगे, जिसके लिए स्लाइम मान जाता है। इसके बाद वो जंप मारता है और टियानो उसे कहता है स्प्लिट स्किल का इस्तेमाल करो। तो स्लाइम अपनी बॉडी को यहाँ पे 2 हिस्सों के अंदर बांट लेता है। ये दोनों ही से एकदम बराबर थे, एचपी और लेवल के अंदर कोई भी गैप नहीं आया था, बस एजिलिटी और डिफेंस के अंदर गैप आ जाता है। बेसिकली डिफेंस को इसमें सेक्रीफाइस कर दिया जाता है क्लोन बनाने के लिए, बाकी सब नॉर्मली रहता है। और फिर टियानो इस बारे में सोच ही रहा था कि वो इस स्किल का इस्तेमाल कितनी देर तक कर सकता है, तो तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि 3 मिनट था। 3 मिनट तक वो यहाँ पे स्प्लिट स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। इसको देख के टियानो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि स्लाइम इतनी देर तक ये सब कुछ होल्ड बैक कर पाएगा। खैर टियानो स्किल यूज करने के लिए गुफा से थोड़ा सा दूर आ चुका था, और उसी टाइम पे उसे गुफा के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो भागते हुए तुरंत गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और जब वो अंदर पहुंचता है तो फिर यहाँ पे दोनों लड़कियों के सामने एक बहुत बड़ा पावरफुल बीस्ट खड़ा था। तो टियानो उसको देखते ही यहाँ पे स्लाइम को ऑर्डर देता है कि जल्दी से स्पीड स्किल का इस्तेमाल करो। तो स्लाइम जल्दी से यहाँ पे अपने थूक का इस्तेमाल करता है, और वो यहाँ पे उस एनिमे के ऊपर जब स्पीड का इस्तेमाल करता है तो भाई को सिर्फ 25 का डैमेज पड़ता है। बेसिकली पानी के तरीके उसे कुछ होता तक नहीं है, जिसको देख के यहाँ पे टियानो हैरानी हो जाता है कि क्या खाता है भी, कितना ज्यादा डिफेंस है तेरा। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि एक जाइंट स्नो रैबिट था। इसका लेवल यहाँ पे 8 था और इसकी एचपी 800 थी, जिसकी अटैक पावर 80 थी, और भी कई सारी चीजें, एबिलिटीज। और ये ह्यूमनॉइड रैबिट था, बेसिकली एक बहुत बड़े इंसान के तरीके वाला। वो भी ये एलाइट ज़ॉम्बी के मुकाबले में दुगना स्ट्रॉन्ग और दुगना ताकतवर था, क्योंकि इसका लेवल 8 था। इसलिए लिजुए और सुकिंग जैसे यहाँ पे उस रैबिट को देखते हैं तो फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा, जितने का सवाल ही नहीं उठता है। जिसके बाद हम लोग उस स्नो रैबिट को देखते हैं, जो कि आगे से एकदम चीख की दहाड़ मारता है, और वो भागते हुए यहाँ पे टियानो और स्लाइम के ऊपर एकदम हमला कर देता है। सुकिंग चिल्लाते हुए यहाँ पे टियानो से कहती है कि जल्दी से डॉज करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन टियानो बिल्कुल भी डॉज करने की मूड में नहीं था, और ना ही भागने की। वो आगे से कहता है खरगोश तो ही है, कितना ज्यादा प्यारा है, हाँ बस मर्दाना खरगोश है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे स्लाइम को देखते हैं, जो कि आगे से स्पीड स्किल का इस्तेमाल बिल्कुल एकदम मशीन गन की तरीके कर रहा था, एकदम धड़ाधड़ वो स्पीड का इस्तेमाल यहाँ पे रैबिट के ऊपर करते जा रहा था। लेकिन रैबिट कुछ ज्यादा ही फुर्तीला था, वो स्पीड उसे छू पाते उससे पहले ही वो साला भड़वा इतनी तेज वहाँ पे टेलीपोर्ट करता है, और वहीं से ही गायब होकर एकदम पास में स्लाइम के पास आके प्रकट होता है, और गड़ाम से उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है। स्लाइम दूसरी जगह पे जाके गिरता, उससे पहले ही रैबिट वहाँ पे भी टेलीपोर्ट हो जाता है, और गड़ाम से दोबारा उसके मुंह के ऊपर एकदम जोरदार घूसा मारता है। जिसके बाद ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता ही रहता है, और इसी तरीके से स्लाइम की पिटाई होती रहती है। टियानो जल्दी से स्लाइम को ऑर्डर देता है रिट्रीट करने का, और उसे कहता है डीमन डांस का इस्तेमाल करो, और साथ ही में कॉर्सिव स्लाइम का भी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि डीमन डांस का इस्तेमाल करने के बाद में यहाँ पे स्लाइम की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो इस बार यहाँ पे रैबिट की स्पीड के साथ मैचअप कर पा रहा था, और वो इजीली उसके अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से भाग रहा था। यहाँ तक कि उसकी स्पीड को देख के यहाँ पे लिजुए और सोकिंग दोनों भी हैरान हो जाती हैं कि ये कुछ ज्यादा ही फुर्तीले हैं। और साथ ही में सोकिंग को ये भी समझ में नहीं रहा था कि वो रैबिट यहाँ पे उनके ऊपर हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि रैबिट एक तरीके से ग्रुप में रहते हैं, और जब तक उनके टेरिटरी के ऊपर कोई भी कुछ ना करे तो वो लोग एकदम शांत रहते, एकदम चिल। इसलिए वो लोग बेफालतू में किसी के ऊपर हमला नहीं करते, और उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसलिए सोकिंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रैबिट उनके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। वह स्लाइम जितनी तेज भाग रहा था, वो आखिरी बार भाग पाया था, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे डीमन डांस का जो इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है, और वो स्किल कूल डाउन मोड पे चली जाती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए शांत रह जाती है। इसलिए टियानो जल्दी से स्लाइम से कहता है कि रिट्रीट करो, तुरंत वहां से भागो। लेकिन देरी हो जाती है, क्योंकि उतनी देर में रैबिट उसे पकड़ लेता है, और भाई उसका भाई चटनी बनाने लगता है। वो स्लाइम की गड़ाम 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 घूंसे मारा ही जा रहा है स्लाइम के ऊपर वो। इसलिए यहाँ पे लिजुए मदद
करने के लिए आगे बढ़ती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बावजूद वो मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और एक पत्थर उठा के, एक पत्थर नहीं तिनका उठा के वो यहाँ पे रैबिट के ऊपर मारती है, ये कहते हुए कि मेरे पीछे हो। वो पत्थर सीधा रैबिट के सर के ऊपर लगता है और वो रैबिट पीछे मुड़ के यहाँ पे लीजुए की तरफ देखता है, वो भी खौफनाक नजरों के साथ में। इस पे अब लीजुए की फटी, वो आगे से कहती है कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तुम्हें तो बुलाया भाई, तभी तो तुम्हारी तरफ आ रहा है। जिसके बाद वो रैबिट यहाँ पे लीजुए की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसी टाइम पे लीजुए अपना झोला खोलते हैं और उसके अंदर से एक गाजर निकाल के यहाँ पे रैबिट की तरफ फेंक देती है, ये कहते हुए कि मेरे पास ना आना। खैर स्नो रैबिट जैसे ही यहाँ पे गाजर को देखता है तो वो आगे से ट्रांसफॉर्म होकर पूकी रैबिट के अंदर बदल जाता है और उस गाजर को खाने लगता है। जिसको देख के इन तीनों के रिएक्शन कमाल के थे। टियाना आगे से कहता है ये तो सिर्फ भूखा था यार। वहीं पे उसके क्यूट हो जाने की वजह से यहाँ पे सुकिंग थोड़ा सा शर्माने लगी थी और वो यहाँ पे लीजुए से पूछती है कि तुम्हारे पास ये गाजर क्या कर रहे हैं। इस पे लीजुए आगे से कहती है कि ये बस फूड सप्लाई थे, यानी कि खाने की जरूरत और कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे स्नो रैबिट की जैसे ही गाजर खत्म होती है तो वो दोबारा भाई बीस्ट फॉर्म में आता है और वो घूरते हुए लोगों को देखने लगता है। तो लीजुए के पास जितने भी गाजर थे वो उन्हें एक एक करके यहाँ पे रैबिट की तरफ फेंकने लगती है, तो रैबिट दोबारा पूकी रैबिट के अंदर बदल जाता है और गाजर खाते हुए यहाँ पे टियाना को पता था कि जैसे ही गाजर खत्म है वैसे ही स्नो रैबिट मर्दाना रैबिट के अंदर बदल जाएगा और उन लोगों का गेम बजा देगा, वो भी पूरी तरीके से। इसलिए टियाना आगे से एक प्लान बनाता है और वो यहाँ पे लीजुए से कहता है कि जल्दी से गाजर वाली बैग को यहाँ पे सुकिंग की तरफ फेंक दो। सुकिंग हैरानी से पूछती है मेरी तरफ क्यों भाई, मेरे पैरों में जट लगे हुए हैं क्या जो हवा में गायब हो जाऊंगी। लेकिन लीजुए ज्यादा से नहीं सोचती और वो तुरंत यहाँ पे सुकिंग को अपनी गाजर की बैग दे देती है और वो पकड़ भी लेती है। क्यों पकड़ा भाई, पड़ी रहने देती वहां पे। और ऑफ कोर्स बैग यहाँ पे जैसे ही सुकिंग के हाथों में आती है तो रैबिट यहाँ पे मर्दाना रैबिट के अंदर बदल जाता है और वो यहाँ पे सुकिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो सुकिंग भी आगे से बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करती है और वो यहाँ पे टियाना उसे कहती है कि तुम जो भी प्लानिंग कर रहे हो मत कर लाला, मत कर। खैर इसके बाद स्नो रैबिट यहाँ पे तुरंत गाजर लेने की कोशिश करता है, लेकिन सुकिंग वहां से तुरंत भाग जाती है क्योंकि इस बीस्ट फॉर्म के अंदर उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे स्नो बीस्ट को भूख ही लगी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ पे सुकिंग का ही पीछा कर रहा था, वो बाकी लोगों को इग्नोर कर रहा था। खैर टियाना यहाँ पे सुकिंग को बताता है कि वो लोग यहाँ पे रैबिट का गेम बजाने की प्लानिंग कर रहे हैं, भागते रहो ये कहते हुए भागते रहो। खैर इसके बाद हम लोग रैबिट को देखते हैं और इसका पारा हाई होते जा रहा था भूख की वजह से और वो यहाँ पे सुकिंग के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तो सुकिंग जल्दी से वहां से इधर उधर भाग रही थी, कैसे न तैसे सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी। वही भी वो चीख चीख के टियाना उसे कह रही थी कि जल्दी करो यार, इससे पहले कि मैं ही खाना बन जाऊं। तो फिर टियाना सुकिंग से कहता है कि उसे भगाते हुए यहाँ पे ले आओ और चट्टान से टकरा देना, जिसपे सुकिंग बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो गाजर की पोटली को यहाँ पे दांतों में दबाती है और चार पैरों में भागते हुए उस दीवार की तरफ आगे बढ़ने लगती है, बिल्कुल बिल्ली की तरीके। वही पे रैबिट जैसे ही यहाँ पे सुकिंग को पकड़ने वाला था तो सुकिंग आगे से डायरेक्शन चेंज कर देती है और दाएं मुड़ जाती है। वो तो बेचारी नहीं टकराती, लेकिन रैबिट धड़ाम से सीधा चट्टान में जा टकराता है और ऊपर से एक पत्थर उसके सर के ऊपर गिरता है और उसका आधा सर गायब हो जाता है। बेसिकली अब ये दिमाग से पैदल हो चुका है। वही पे टियाना स्लाइम से कहता है बेबी अब तुम्हारी बारी, जिसपे स्लाइम उड़ते हुए ऊपर आता है और वो धड़ाम से यहाँ पे स्पीड स्किल का इस्तेमाल करते हुए इस बार एकदम लगातार मिनी गन की तरीके रैबिट के ऊपर धड़ाधड़ स्पीड का इस्तेमाल करते रहता है और उसके ऊपर यहाँ पे थूक की बरसात कर देता है। साथ ही में टियाना ने यहाँ पे स्प्लिट स्किल का भी इस्तेमाल किया था, यानी कि क्लोन बना लिया था, इसीलिए अब यहाँ पे दो स्लाइम हो चुके थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रैबिट थोड़ा सा इर्द गिर्द जामने की कोशिश कर रहा था, तभी दूसरा वाला स्लाइम उसके सामने आ जाता है, जिसको देख के रैबिट की फट जाती है कि ये साले दो कैसे हो गए, अभी तो एक ही था। जिसके बाद वो घबराते हुए पीछे वाले स्लाइम की तरफ देखता है तो वो और ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या चल रहा है भाई, कितने हैं यहाँ पे, 4-5 है क्या। फिर इसके बाद वो दोनों स्लाइम मिलकर यहाँ पे स्नो रैबिट का गेम मजा देते हैं और उसे हमेशा के लिए सुला देते हैं, अब ये दोबारा कभी भी भूखा नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पे टियाना के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने यहाँ पे स्नो जायंट रैबिट को निपटा दिया है और उसे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जिसके बाद टियानो हम लोगों को यहाँ पे अपनी फाइट का फीडबैक भी देता है, ये कहते हुए कि अगर वो दोबारा इस तरीके की सिचुएशन के अंदर दोबारा फंसा तो फिर उसका जीत पाना काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके जैसा सिंगल एनिमी 2 या 3 आ गए तो फिर यहाँ पे स्लाइम उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। खैर इसके बाद दोनों मोहतरमा यहाँ पे आती हैं और वो अपनी अपनी कहानी बताती हैं। इस पे लीजुए घबराते हुए कहती है उसे तो यही लगा कि आज उसका पिंडदान यहीं पे ही होगा। वह भी सुकिंग आगे से नाराज थी, वो चीखते हुए टियाना से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई मुझे यहाँ पे एक तरीके से चारा इस्तेमाल करने की, चारे तरीके बलि का बकरा बनाने की। जिस पे टियाना आगे से मक्खन लगाते हुए कहता है मीम साहिबा आप ही तो यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि यहाँ पे रैबिट के अटैक को इजीली डॉज कर सकती हैं, नहीं तो हम लोग एकदम 2 कौड़ी के लोग हैं। इसके लिए आगे से वो शर्माते हुए कहती कोई बात नहीं है, जरूरत के समय हम ही लोग तो काम आते हैं। इसके बाद वो अचानक से अपना रंग रूप बदलती है और चिल्लाते हुए
लीजुए से कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, किसने कहा था भाई गाजर इस अबायस के अंदर लाने के लिए? तुम्हें पता है ना कि हमारा पीछा कितने सभी रैबिट्स कर सकते हैं अगर एक की जगह 4-5 आ जाते। इस पे लीजुए आगे से कहती है भूख लगती है यार, ड्राई फ्रूट लाना चाहती है, कोई सूखा खाना। जिस पे सुकिंग आगे से कहती है खाना ले आती है भाई, नूडल्स ले आती, चॉकलेट ले आती, ये गाजर लाने की क्या जरूरत थी भाई, फाइबर ही तो रहता है इसमें, विटामिन ए, अंधी थोड़ी ना। ओ चश्मे लगे हैं, सॉरी, जरूरत है तुम्हें गाजर की। इसके बाद वो लीजुए से कहती है कि बैग के अंदर जितने भी गाजर भरे पड़े हैं इन्हें बाहर निकाल के फेंक दो, इससे पहले कि हमारी दावत लग जाए। लेकिन उसी टाइम पे टियाना को एक आइडिया आता है और वो इन लोगों से रुकने को कहता है और वो इन्हें बताता है कि सिंगल रैबिट को मारने के बदले में इन लोगों को यहाँ पे 120 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पे उनका इस्तेमाल एक्सपीरियंस पॉइंट की माइन के तरीके कर सकते हैं अपने आप को लेवल अप कराने के लिए। वो लोग रैबिट्स को यहाँ पे बुलाएंगे और उन्हें धर दबोचेंगे, शिकार करेंगे उनका सालों का। साथ ही में वो उन लोगों को ये भी बता देता है कि अबायस को क्लियर करने के लिए उन लोगों को यहाँ पे अबायस बॉस को हराना पड़ेगा, जिसका लेवल यहाँ पे कम से कम लेवल 10 या फिर लेवल 15 तो होगा ही होगा। इसको सोच के ही इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या कह रहे हो भाई, लेवल 10 ये कुछ होता है क्या यहाँ पे? और टियाना इन लोगों को समझाते हुए कहता है और उस बॉस को हराने के लिए इन लोगों को कम से कम यहाँ पे लेवल 5 के आसपास तो होना ही पड़ेगा। और हमें इनके लेवल बताए जाते हैं तो सुकिंग और लीजुएन के यहाँ पे लेवल सिर्फ 2-2 थे, वहीं पे टियानहाओ ही सिर्फ लेवल 3 पे था, यानी कि ये तीनों ही नहीं पूरे थे। इसलिए टियानहाओ इन लोगों से कहता है कि वो लोग स्नो रैबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेवल को बढ़ाने के लिए। इस पे लीजुए एकदम लेजिट सवाल पूछती है कि हम लोगों की ऐसे ही फटी पड़ी थी सिर्फ एक सिंगल रैबिट से और तुम चाहते हो कि हम लोग दोबारा सिचुएशन के अंदर फंसे। इस पे टियानहाओ आगे से कहता है कि पिछली बार हम लोग शिकार थे, इस बार हम लोग शिकारी हैं। सुकिंग भी इस प्लान के लिए अग्री कर देती है क्योंकि उसे यहाँ पर रैंकिंग के अंदर फर्स्ट प्लेस हासिल करना है। अगर वो लोग एक एक करके मॉन्स्टर ढूंढेंगे तो फिर उन्हें सदियां लग जाएंगे इस तरीके से लेवल अप करने में। इसीलिए वो यहाँ पे टियाना से पूछती है कि प्लान क्या है। जिसके बाद हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं कि ये लोग एकदम गुफा के अंदर एक गाजर रखते हैं, जहाँ पे कुछ ही देर के अंदर गाजर को सूंघते सूंघते एक स्नो रैबिट आ जाता है, जिसको देख के ये लोग आगे से कहते हैं प्लान सक्सेसफुल। जिसके बाद वो जैसे ही गुफा के अंदर आता है तो ये तीनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कहते हैं पकड़ 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 मार, जिसपे तो उस रैबिट की भी फटके चार हो जाती है और उसके आखिरी शब्द जानते हो क्या थे? हमला अचानक हुआ था। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने भाई एकदम ढेर लगा दिए थे रैबिट्स को एकदम धड़ाधड़ पीलते हुए और इन सभी के आखिरी शब्द वही थे, हमला अचानक हुआ था। खैर हम देखते हैं कि ये लोग सक्सेसफुली लेवल 4 को अचीव कर लेते हैं। दोनों लड़कियों का लेवल 4 हो चुका था, वहीं पे टियानो का लेवल 5 हो चुका था। इसके बाद इन लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि 5 घंटों के अंदर यहाँ पे तुरंत ही अबायस को बंद कर दिया जाएगा और साथ ही में इन लोगों को एक्स्ट्रा 5 घंटे दिए जाते हैं। इसके साथ ही ये लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे करना चाहे तो फिर कर सकते हैं और आसानी के साथ फर्स्ट प्लेस हासिल कर सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। 5 घंटों के अंदर आवाज बंद हो जाएगी बस। इस पे लीजुए आगे से एक्साइटेड होकर पूछती है तो फिर क्या वो लोग यहाँ पे आसानी के साथ नंबर 1 को हासिल कर लेंगे? जिस पे सुकिंग आगे से बताती है बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि बॉस यहाँ पे आएगा और आसानी के साथ तुम लोगों के सामने हार मान लेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गिल्ड के मुताबिक यहाँ पे जो ज़ॉम्बी लीडर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पे अनडेड वुल्फ यानी कि ज़ॉम्बी वुल्फ और ज़ॉम्बीज को यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है अटैक करने के लिए और साथ ही में वो उनका इस्तेमाल बिल्कुल एक आर्मी चीफ के तरीके करता है, उनका इस्तेमाल एकदम आर्मी के तरीके करता है। उसी टाइम पे टियानो उन लोगों से कहता है कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से हम लोग 2 घंटों के अंदर उस बॉस को ढूंढ लेंगे, तो फिर सबसे पहले हम लोग आराम करेंगे और बाकी घंटों के अंदर बॉस को ढूंढेंगे। इस पे लीजुए काफी ज्यादा हैरान होती है तो टियानो आगे से कहता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, हम लोगों को आराम कर लेना चाहिए क्योंकि हम लोग थके हुए हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी केव के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे आराम करने लगते हैं। टियानो को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी एचपी को सेक्रीफाइस करता है जिससे वो यहाँ पे स्लाइम का लेवल बढ़ा सके। वो यहाँ पे स्लाइम के 2 लेवल को बढ़ा देता है और वो स्लाइम 9 लेवल पे आ जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पे स्लाइम को कोई भी नई स्किल और ना ही कुछ खास स्टैट्स बढ़े हुए थे, नॉर्मल स्टैट्स ही बढ़े थे, लेकिन कोई स्किल नहीं मिली थी। इसलिए टियानो काफी ज्यादा हताश हो जाता है क्योंकि आगे जाके इन लोगों को यहाँ पे बॉस के साथ फाइट करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर इन लोगों की यहाँ पे कुछ जिंदगी दाव पे लग सकती है। अब ये लोग चैन की सांस ले ही रहे थे कि उसी टाइम पे यहाँ पे गुफा पूरी तरीके से हिलने लगती है और इनको धम धम आवाज आने लगती है। तो फिर ये लोग तुरंत भागते हुए केव के बाहर जाते हैं और ये लोग जब बाहर झांकते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक और बॉस आ चुका है जो कि यूनिकॉर्न है। टियानो यहाँ पे सिस्टम से पूछता है कि ये भाई साहब कौन है भाई? अबायस के सिस्टम से। तो फिर अबायस का जो सिस्टम था वो आगे से बताता है कि ये कोल्ड वैली अबायस का हिडन बॉस है यूनिकॉर्न। इसका लेवल 10 है, एचपी 1500 है, अटैक पावर 120 है, एजिलिटी 300 है, डिफेंस 10 है। स्किल्स में भाई साहब के पास यहाँ पे सोल प्यूरिफाइंग सॉन्ग है ऑरा के रूप में, साथ में चार्जिंग थ्रोन है, स्टॉम्पिंग चार्ज है और ड्रॉपिंग मेटियोर है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो। ये पूरी तरीके से एकदम प्योर और नोबल क्रिएचर है, यानी कि इसे शुद्ध माना जाता है, एकदम शुद्ध, जैसे कि परिया होती हैं। और ऊपर से ये एक गार्डियन बीस्ट भी है जो कि अबायस के अंदर रहकर एकदम आराम करता है, एकदम चिल, जो कि यहाँ पे इसकी टेरिटरी के अंदर रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसकी ड्यूटी है। इसलिए जब भी इसके टेरिटरी के अंदर रहने वाले किसी भी क्रिएचर को कुछ भी नुकसान होता है तो ये उन्हें गार्ड करने के लिए आ जाता है, क्योंकि अगर वो क्रिएचर बनेंगे तो ये धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगा और इसकी टेरिटरी भी वीक होगी।
और फिर टियानो को जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसकी फटके चार वो आगे से कहती है तो सच में एक यूनिकॉर्न है। टियानो आगे से कहता है किस्मत दमदार है हम लोगों की भाई, हिडन बॉस से हम लोग यहाँ पे भिड़ चुके हैं जिसके स्टैट्स यहाँ पे ज़ॉम्बी लीडर के मुकाबले में काफी ज्यादा हाई हैं। या तो ये यहाँ से सही सलामत बाहर निकलेगा या फिर हम। जिसके बाद हम लोग यूनिकॉर्न को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे अपनी एबिलिटी का यूज करता है, शायद से ये सोल प्यूरिफाइंग सॉन्ग है या फिर कोई नई स्किल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब वो इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो फिर यहाँ पे जो टियानो था वो आगे से हिप्नोटाइज हो जाता है। इसके चलते टियानो यूनिकॉर्न को खूबसूरत कहते हुए आगे बढ़ने लगता है और भाई साहब खूबसूरती में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि खाई के अंदर जाने वाले थे। उससे पहले स्लाइम आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे उसके कंधे के ऊपर नोच लेता है, जिससे यहाँ पे जो हेल्यूफिलेशन या फिर हिप्नोटेशन था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और वो होश में आने के बाद में स्लाइम से कहता है काट काहे रहे हो बे, खाना तो खाए थे ना कल। लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पे दोनों बालिकाओं के ऊपर पड़ती है जो हिप्नोटाइज हो चुकी थी और वो भी यहाँ पे खाई के अंदर जाने वाली थी खूबसूरत कहते हुए। उससे पहले ही टियानो आगे बढ़ता है और उन दोनों को पकड़ के साइड में ले आता है, जिससे वो लोग यहाँ पे एक केव के अंदर छुप जाते हैं, सॉरी एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वहीं पे इन दोनों को यकीन हो चुका था कि यूनिकॉर्न आ चुका है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बस हिप्नोटाइज ही करके इन लोगों की जाने ले सकता है वो। वहीं पे टियानो इन लोगों को बताता है कि एक मिथिकल क्रीचर है जो सभी जिंदा चीजों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे कई सारे स्नो रैबिट्स को खत्म किया है, इसीलिए वो यहाँ पे शायद से आ चुका है। इसी वजह से वो यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ होगा और वो इन्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए आया है ताकि ये लोग दोबारा किसी क्रीचर को ना मारे। जिसपे लिज़ुए दोबारा एक लेजिट सवाल पूछती है कि उन लोगों ने यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज और वुल्फ को भी तो मारा है, तब तो कुछ नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही निपटे हुए थे इसलिए ये यूनिकॉर्न यहाँ पे नहीं आया। वहीं पे सोकिंग आगे से कहती है कि ओरिजिनली उन लोगों को यहाँ पे गाइड को फॉलो करते हुए सभी मॉन्स्टर को मारना था, बेसिकली इन लोगों को रास्ता दिया गया था जिसके चलते इन लोगों को जितने भी मॉन्स्टर सामने आएंगे उन्हें हराना पड़ेगा। इसके बाद इन लोगों की मुलाकात यहाँ पे ज़ॉम्बी लीडर के साथ में होगी और ये लोग उसे हरा के यहाँ पे आवाज को कम्प्लीट कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा ही मस्तीबाज थे, ग्रैंड मस्ती देख रहे हो इनकी। इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग रैबिट्स को ही शिकार बना के खुद को लेवल अप कर ले, जिससे के चलते ये लोग हिडन बॉस को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिए और ज़ॉम्बी लॉर्ड की जगह पे यहाँ पे यूनिकॉर्न भाई साहब आ गए। और इस बात के ज्यादा चांसेस है कि यूनिकॉर्न इन लोगों की सिट्टी पुट्टी गुल कर देगा और इन्हें निपटा देगा। फिर लिज़ुए आगे से रोने लगती है ये कहते हुए कि मैं मरना नहीं चाहती, कि हम लोग यहाँ से भाग चले। जिसपे टियानो आगे से कहता है कि हम लोगों ने इतने रैबिट्स को निपटाया है ना कि हमारी छाती भी गुज चुका है, हम हथियारे हैं रैबिट्स के। फिर लिज़ुए आगे से यह कहती है कि ये उन्हीं की ही गलती है कि वो यहाँ पे गाजर लेके आई, अगर वो गाजर न लेके आती तो रैबिट यहाँ पे ना आते और वो लोग सिर्फ ज़ॉम्बीज को ही निपटाते और उन लोगों का सामना कभी भी किसी हिडन बॉस से ना होता। जिसपे टियानो यहाँ पे दोबारा लिज़ुए को मोटिवेट करते हुए कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो यार, अगर तुम गाजर न लेके आती तो फिर हम लोग इतने ज्यादा कम समय में इतने जल्दी लेवल अप ना कर पाते। देखो हम लोग इतने ज्यादा लेवल अप हो चुके हैं कि हम लोग किसी बॉस को आसानी के साथ हरा सकते हैं। रही बात हिडन बॉस की तो फिर तुम चिंता ना करो, मैं उसे कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जिसपे सुकिंग भी खड़ी होती है ये कहते हुए कि वो तो बस यूनिकॉर्न ही ना भाई, मुझे क्यों घबराना चाहिए। और वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोग मुझे जरा सा भी होल्ड बैक ना करना, नहीं तो यूनिकॉर्न से पहले मैं तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दूंगी। इस पे लिज़ुए काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि चलो यूनिकॉर्न बॉस को हराते हैं। जिसके बाद हम लोग यूनिकॉर्न भाई साहब को देखते हैं जो कि आगे से दोबारा यहाँ पे इन लोगों को ढूंढ लेते हैं और इन लोगों के ऊपर चार्ज कर देते हैं, तो फिर ये लोग भी आगे से फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग यूनिकॉर्न भाई साहब को देखते हैं जो कि आगे से अपनी स्किल का यूज करते हैं जो कि चार्जिंग थ्रोन था, जिसके के साथ वो भागते हुए भाई खाई के ऊपर छलांग लगाते था और दूसरी तरफ आके इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है सिंग के साथ में। बेसिकली ये टैकल अटैक था। टियानो उन सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से अलग अलग हो जाओ, इसे टारगेट बिल्कुल भी ना मिलने देना। जिसपे वो सभी लोग एकदम अलग अलग हो जाते हैं और यूनिकॉर्न भाई साहब उस चट्टान से जा टकराते हैं जिसके पीछे ये लोग छुपे हुए थे और वो चट्टान चकनाचूर हो जाती है। लेकिन यूनिकॉर्न भाई साहब को कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी चमक रहे थे। इसके बाद यूनिकॉर्न भाई साहब तुरंत यहाँ पे अपनी सोल प्यूरिफाइंग सॉन्ग स्किल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यहाँ पे इन लोगों के सर के ऊपर एकदम भयानक दर्द होने लगता है और ये लोग अपना सर पकड़ के यहाँ पे रोने गाने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग लिज़ुए को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे वॉइस सेज चैंट ट्यून प्यूरिफाइंग रेजिस्टिंग लुलेबी वेकलिंग गॉड ऑफ वॉर्स मार्च और भी एक तरीके के स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो यहाँ पे यूनिकॉर्न का जो सोल प्यूरिफाइंग सॉन्ग था उसे इजीली यहाँ पे न्यूलीफाई कर देती है। और यूनिकॉर्न अब यहाँ पे लिज़ुए को देख लेता है, ये कहता है यही है मेरी सक्सेस का रोड़ा। इसके बाद वो तुरंत यहाँ पे लिज़ुए के ऊपर चार्ज कर देता है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए स्टॉम्पिंग चार्ज के साथ में। बेसिकली इस बार वो अपनी सिंग का इस्तेमाल करने वाला था और फिर वो सिंग जैसे यहाँ पे लिज़ुए को छूने वाली थी उससे पहले ही यहाँ पे सुकिंग तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे यूनिकॉर्न की सिंग पकड़ लेती है और उसे घुमा के साइड में मोड़ देती है। जिसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर अपना घुटना मारती है और वहां से तेजी के साथ में भाग जाती है, ये कहते हुए ए यूनिकॉर्न आज आप पकड़ ले, दम है तो पकड़ ले। तो फिर यूनिकॉर्न एकदम सत्ते में आ जाता है और वो तुरंत यहाँ पे लिज़ुए का पीछे छोड़ता है और सुकिंग के पीछे पड़ जाता है, ये कहते हुए हिसाब किताब बराबर करने दे मेरे को। वहीं पे सुकिंग भाग बढ़िया रहे थे लेकिन वो एक गलती कर देती है जो कि एक जंप मारना था, वो भी हवा में। वहीं पे सुकिंग को कोई भी अंदाजा नहीं है कि उसने क्या गलती की है। इसके बाद यहाँ पे यूनिकॉर्न तुरंत एक छलांग मारता है और वो तुरंत सुकिंग की तरफ एम करते हुए अपने स्टॉम्पिंग सॉन्ग का इस्तेमाल करता है। टियानो
यहाँ पे सुकिंग को आगाह करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक देरी हो जाती है क्योंकि एक तो वो ऊपर हवा में है, अब वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकती कि जंप मार के डॉज कर ले। इसलिए यूनिकॉर्न डायरेक्ट यहाँ पे सुकिंग की बॉडी के ऊपर हिट मारता है और वो यहाँ पे अपने हॉर्न को सीधा यहाँ पे सुकिंग की सीने के आर पार कर देता है। इसके बाद सुकिंग एकदम जटिल तरीके से चोटिलों के नीचे जगह गिरती है, तो जल्दी से लीज़ उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। वह फिर यूनिकॉर्न दोबारा अपना निशाना साधता है और वो दोबारा डबल अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन इसी टाइम में हम लोग टियाना को देखते हैं जो कि आगे से स्लाइम से कहता है कि अब उनकी बारी है, अब तक क्या घुइयां छील रहे थे ससेड़ी। जिसके बाद हम लोगों को स्लाइम के स्टैट्स के बारे में दिखाया जाता है और ना ही देखो तो ही बढ़िया है, बस लेवल जान लो कि स्लाइम का लेवल इतने समय यहाँ पे 9 हो चुका है। इसके बाद स्लाइम फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है, तो फिर यूनिकॉर्न को पता चल जाता है कि कोई उसके पीछे है। जब वो पीछे पलट के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये अपना स्लाइम ही है। जिसके बाद स्लाइम आगे से स्पीड का इस्तेमाल करते हुए यूनिकॉर्न के ऊपर एकदम पावरफुल अटैक करता है। वहीं पे स्लाइम के जितने भी अटैक थे वो यहाँ पे यूनिकॉर्न के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहे थे, इसलिए लीज़ो इसके बारे में सवाल पूछती है कि यूनिकॉर्न एक हिडन बॉस है, वो यहाँ पे स्लाइम के द्वारा इतने जल्दी सप्रेस कैसे हुआ जा रहा है। जिसपे टियानो हम लोगों को इसका जवाब देता है ये कहते हुए कि यूनिकॉर्न एक सैक्रेड क्रिएचर है जो कि यहाँ पे जो डार्क टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे घबराता है और उन अटैक से थोड़ा सा ज्यादा डैमेज लेता है, और स्लाइम के पास वही एट्रीब्यूट है। बेसिकली उसके पास डार्क एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो लोग थोड़ा सा एडवांटेज के अंदर है। जिसके बाद टियानो स्लाइम से कहता है कि लगातार अटैक करते रहो। तो फिर हम लोग स्लाइम को देखते हैं जो कि लगातार यहाँ पे यूनिकॉर्न के ऊपर अटैक करते रहता है, और ये वाला अटैक तो कुछ ज्यादा ही भारी भरकम था भाई, यूनिकॉर्न की चीख ही निकल जाती है। इसके बाद वो आराम से नीचे जाके गिरता है और वहीं पे ही लेट जाता है। इसके बाद जब यूनिकॉर्न को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे डिसएडवांटेज में है, वो जीत नहीं सकता है, तो वो तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और ऑफकोर्स टियानो उसे इतनी आसानी के साथ भागने तो दे नहीं सकता था, इसलिए टियानो स्लाइम से कहता है कि कॉर्सिव स्लाइम का इस्तेमाल करो और साथ ही में डिमोनिक डांस का भी। तो स्लाइम बिल्कुल ऐसा ही करता है और डिमन डांस की वजह से उसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है। जिसके बाद वो यूनिकॉर्न का पीछा एकदम तेजी के साथ करने लगता है और पलक झपकते ही यूनिकॉर्न के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो कॉर्सिव स्लाइम का इस्तेमाल यहाँ पे यूनिकॉर्न के ऊपर करता है, जिससे यूनिकॉर्न दोबारा हिट खाता है और वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। इसके बाद वो लोग यूनिकॉर्न की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी यूनिकॉर्न आगे से दोबारा यहाँ पे सोल प्यूरिफाइंग सॉन्ग का इस्तेमाल करता है। तो टियानो जल्दी से सभी लोगों से कहता है कि कान पकड़ लो जल्दी से, उसकी आवाज तुम्हारे कानों के अंदर घुसनी नहीं चाहिए। और ऑफकोर्स इसका असर यहाँ पे स्लाइम के ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि वो डार्क टाइप का एक अटैक है, सॉरी डार्क एट्रीब्यूट यहाँ पे स्लाइम के पास है और वहीं पे यूनिकॉर्न के पास में प्यूरिफाइंग जैसे अटैक्स हैं। तो टियानो स्लाइम से कहता है कि जल्दी से हटो, स्प्लिट स्किल का यूज करो, लेकिन तब तक देर हो जाती है क्योंकि यूनिकॉर्न यहाँ पे डायरेक्ट थ्रोन स्किल का इस्तेमाल डायरेक्ट स्लाइम के ऊपर करता है और स्लाइम एकदम चोटिलों के दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी स्लाइम यहाँ पे अचानक से क्लच मार देता है और वो स्प्लिट स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को 2 हिस्सों के अंदर बांट लेता है। इससे तो यूनिकॉर्न भी हैरान हो जाता है और आगे से चीखता है साले चीटिंग करता है तू। इसके बाद दोनों स्लाइम एक साथ में यहाँ पे यूनिकॉर्न के ऊपर हमला करते हैं, तो यूनिकॉर्न भी आगे से यहाँ पे स्ट्रॉमिंग चार्ज का इस्तेमाल करता है। वहीं पे टियानो के पास सिर्फ 2 ही मिनट थे, 2 मिनट के अंदर उसे यहाँ पे यूनिकॉर्न का गेम बजाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे स्प्लिट स्किल खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो स्लाइम से कहता है कि दोबारा जल्दी से कॉर्सिव स्लाइम का इस्तेमाल करो। तो फिर यहाँ पे हम लोग स्लाइम के हालातों को देखते हैं। जो क्लोन वाला स्लाइम था वो यहाँ पे उसके ऊपर अपना पैर मारता है और उसे पिचका देता है, और उसी टाइम पे जो दूसरा वाला स्लाइम था वो यहाँ पे उड़ते हुए उसके ऊपर आता है और तुरंत उसके ऊपर कॉर्सिव स्लाइम से अटैक करता है, जिससे यहाँ पे यूनिकॉर्न की अब तिबारा फटी। वो आगे से कहता है कि ये क्या कर रहे हैं भाई मेरी बॉडी के साथ में, और क्योंकि कॉर्सिव स्किल एक पावरफुल अटैक है, एक तरीके से तेजा भी है, इसलिए यहाँ पे यूनिकॉर्न को एकदम घातक चोट लगती है और वो यहाँ पे बजर के स्टेट के अंदर चला जाता है। जिसको देख के टियानो आगे से कहता है गए भैंस पानी में, साले को बजर के स्टेट में क्या जाने की जरूरत थी। इसलिए वो जल्दी से स्लाइम से कहता है कि जल्दी से हटो वहाँ पे। तो स्लाइम जल्दी से यूनिकॉर्न की बॉडी को छोड़ता है और तुरंत टियानो के पास में आ जाता है। हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न खड़ा तो हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा था और टियानो को ही देखे जा रहा था। टियानो को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये तो बजर के स्टेट के अंदर चला गया है ना। वही भी हम लोग देखते हैं कि यूनिकॉर्न का जो ब्लड था वो इतना ज्यादा सेक्रेट था, यानी कि शुद्ध या फिर बहुत ज्यादा सेक्रेट को क्या कहते हैं यार, याद है भूल गया सॉरी। बेसिकली इतना ज्यादा प्योर था कि वहाँ पे जो जमीन के नीचे जो जड़े वड़े थी वहाँ पे उसके ब्लड की वजह से फूल खिलने लगते हैं। लेकिन टियानो अटैक करना नहीं चाहता था, लेकिन उससे पहले सुकिंग आगे बढ़ती है। कहते हुए क्या कर रहे हो भाई, वो भाग जाएगा, जल्दी से फाइनल ब्लो मारो। टियानो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यहाँ पे सुकिंग उसके ऊपर अटैक कर चुकी थी और उसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करके वो सक्सेसफुली यहाँ पे यूनिकॉर्न को मार देती है। ये कहते हुए कि सब कुछ खत्म हुआ यहाँ पे। वही हम लोग देखते हैं कि यूनिकॉर्न मरने वाला था, तो वो मरने के टाइम पे यहाँ पे रो रहा था, जिसको देख के यहाँ पे सुकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे बुरा लगता है। अब
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है, इसलिए वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और यूनिकॉर्न शायद से कोई आखिरी अटैक करने वाला था या फिर बहुत ज्यादा जोरों से वो चीख रहा था, चीखना ही मैं मानूंगा इसे। इसके बाद ये लोग अपने कानों को कवर करते हैं ताकि इन्हें कुछ भी ना हो, लेकिन यूनिकॉर्न की चीख की वजह से वहाँ पे जितने भी पहाड़ थे वो सभी हिलने डुलने लगते हैं और भूकंप की वजह से कई सारी चट्टानें यहाँ पे नीचे गिरती हैं और एक टियान हाउ के ऊपर गिरने वाली थी। लेकिन उसी टाइम पे टियान स्लाइम से कहता है कि इसे डिवोर कर लो, तो स्लाइम जल्दी से आगे बढ़ता है, उस पूरी चट्टान को निगल ही जाता है बिना किसी दिक्कत के और उसे भाई निकाल के एकदम खोखले पत्थर की तरह बाहर फेंक देता है। टियाना उसे कहता है बढ़िया यार, तुम्हें तो इंडिया में होना चाहिए, जो कुदरती पहाड़ बना हुआ है कचड़े का उसे तुम एक झटके के अंदर निकल जाओगे। कर इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे पूरी तरीके से चट्टाने गिरने लगती है, एक तरीके से ये पूरी डंजन ही कोलैप्स कर रही थी। इसके बाद वो सभी लोग इधर गिर्द भागने लगते हैं। एक चट्टान सोकिंग के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन वो क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उसे दो टुकड़ों में बांट देती है। इसके बाद वो इसी तरीके से सभी अटैक को डॉज करते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। इसके बाद वो भी यहाँ पे टियान हाउ के पास पहुंच जाती है और टियान हाउ जल्दी से स्लाइम से कहता है कि बॉडी को शील्ड के तरीके इस्तेमाल करो, तो वो यहाँ पे अपनी बॉडी को शील्ड के तरीके इस्तेमाल करता है और चट्टानों को ब्लॉक करने लगता है। हालांकि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अचानक से ये जगह यहाँ पे कोलैप्स कैसे करने लगी, जिसपे टियान हाउ आगे से बताता है कि यहाँ पे जो यूनिकॉर्न है वो एक मिथिकोलॉजिकल क्रीचर है और वो यहाँ का गार्डियन है, तो उसके मर जाने की वजह से यहाँ पे जो मैजिकल पावर है वो फ्लक्चुएट करने लगी है, इसीलिए वजह से ये जगह यहाँ पे कोलैप्स कर रही है। उसी टाइम पे टियान हाउ की नजर यूनिकॉर्न के ऊपर पड़ती है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने वाली थी, तो वो जल्दी से स्लाइम से कहता है स्प्लिट एबिलिटी का इस्तेमाल करो और यूनिकॉर्न को बचाने की कोशिश करो। तो स्लाइम जल्दी से अपनी बॉडी को अलग करता है और वहाँ यहाँ पे तुरंत यूनिकॉर्न के पास पहुंच जाता है और खुद को शील्ड के तरीके इस्तेमाल करते हुए यूनिकॉर्न के ऊपर चट्टान गिरने से बचा लेता है। हालांकि उसके भी हालात काफी ज्यादा गंभीर थे, लेकिन इसके बावजूद वो यूनिकॉर्न को सक्सेसफुली बचा लेता है। हम लोग यूनिकॉर्न भाई साहब को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा गंभीर थे, इनके हालात काफी ज्यादा पेचीदा होते जा रहे थे। वहीं पे चट्टाने गिरना बंद हो चुकी थी, तो ये लोग यूनिकॉर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं पे सुकिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो अभी तक निपट जाना चाहिए था ना, ये अभी तक जिंदा कैसे है। तो फिर टियान हाउ हम लोगों को बताता है कि यूनिकॉर्न के ब्लड के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ग्राउंड के ऊपर गिरने से ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, जिससे यहाँ पे यूनिकॉर्न थोड़ा थोड़ा हील होने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद टियान हाउ यूनिकॉर्न को थोड़ा सा सहारा देता है, तो यूनिकॉर्न आगे से खड़े होने की कोशिश करने लगता है। तो सुकिंग उसे कहती है कि इसे जल्दी से खत्म करो, इससे पहले कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन टियान हाउ उसे रोकने लगता है कि बस करो यार, काहे इतना ज्यादा सब्र नहीं खा पा रही हो। तो वोल्टा सुकिंग के ऊपर ही चिल्लाने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मुझे यहाँ पे रोक क्यों रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। उसी टाइम पे लिजुए भी सुकिंग से ये कहती है कि रुक जाओ, इस यूनिकॉर्न के साथ में कुछ तो गड़बड़ है, जिसपे सुकिंग उससे कहती है कि तुम ही मुझे रोक रही हो। वह फिर टियान हाउ जब यूनिकॉर्न की आंखों में देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यूनिकॉर्न उनसे कुछ कहना चाहता है। उसी टाइम पे वो यूनिकॉर्न एकदम बहुत ज्यादा जोर की चीख मारता है, तो ये लोग घबरा के पीछे हट जाते हैं, कहीं हमला वमला ना कर दे। वह फिर सुकिंग अब और ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे यूनिकॉर्न को खत्म करने के लिए, तो टियान हाउ उससे कहता है सबूरी रखो यार, सबूरी रखो। तो वो दोबारा चीखते हुए कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, मुझे बार बार रोक क्यों रहे हो। उसी टाइम पे हम लोग यूनिकॉर्न को देखते हैं तो उसके हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग यूनिकॉर्न की पीठ को देखते हैं तो उसके पेट के ऊपर थोड़ा सा निशान पड़ता है, जिसके बाद वहां से बेबी यूनिकॉर्न बाहर निकलता है। इसको देख के सुकिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरा यूनिकॉर्न कैसे आ गया। वहीं पे जो बेबी यूनिकॉर्न था वो यहाँ पे धीरे धीरे करके सुकिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो ये आगे से एकदम गुस्सा आ जाती है कहते हुए कि इसे यूनिकॉर्न के पास यहाँ पे रिकार्नेशन जैसी एबिलिटी है, हमें इसे खत्म करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा रिकवर ना हो सके। लेकिन उसी टाइम पे टियान हाउ सुकिंग के बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है अटैक करने से। तो उल्टा टियान हाउ के चेहरे के ऊपर यहाँ पे सुकिंग का क्लॉ लग जाता है, जिससे एक खून की बूंद यहाँ पे डायरेक्ट यूनिकॉर्न के हॉर्न के ऊपर जा गिरती है। इस वजह से अब बेबी यूनिकॉर्न के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सील लग जाती है। एक तरीके से बेबी यूनिकॉर्न अब यहाँ पे टियान हाउ का हो चुका है, उसका समनर बन चुका है या फिर उसका पेट। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट सील यहाँ पे टियान हाउ के ऊपर जाती है और उसके ऊपर भी सील हो जाती है। इसके बाद टियान हाउ को यहाँ पे बेबी यूनिकॉर्न का स्टेटस विंडो भी दिखाया जाता है और बेबी यूनिकॉर्न अभी इस समय बच्चा ही है, जुवेनाइल यानी कि एकदम बच्चा। इसका लेवल 1 है, हेल्थ इसकी 600 है, अटैक पावर 100 है, एजिलिटी 100 है, वहीं पे डिफेंस 2 है और इसके पास स्किल में इतने समय यहाँ पे सोल प्यूरिफाइंग सॉन्ग है और बेस्ट टम्पिंग है। वहीं पे टियान हाउ को हल्का फुल्का अंदाजा था कि यहाँ पे यूनिकॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे बेबी यूनिकॉर्न के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेगा। खैर जो भी हो, टियान हाउ को तो दोनों तरफ से फायदा था, एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल गए और नया समनर भी मिल गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सुकिंग को देखते हैं जो कि टियान हाउ से पूछती है कि हम लोग यूनिकॉर्न का क्या करेंगे, बेसिकली मदर का। और मैं इतनी देर से इसे भाई कह रहा था तो बहन निकली, सॉरी भाई, सॉरी बहन। सुकिंग ने ये जो सवाल पूछा था कि यूनिकॉर्न के साथ में क्या होगा, तो फिर उसका जवाब उसे तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि यूनिकॉर्न की बॉडी से एक और एकदम एनर्जी फ्लक्चुएशन बाहर निकलता है, तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यहाँ पे अबायस को दोबारा क्रैक में डाल देता है और अबायस दोबारा कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। तो सुकिंग जल्दी से यहाँ पे ली जुए को पकड़ती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और वो टियान हाउ से कहती है खड़े क्या हो, जल्दी भागो वहाँ पे। लेकिन हम लोग टियान हाउ को देखते हैं जो कि मदर से कहता है कि देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें जान ली है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा, अब तुम चैन की नींद सो सकती हो बिना किसी फिक्र के। इसके बाद यूनिकॉर्न की बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती
जाती है और यहाँ पे टियानो को लूट मिलती है, जो कि यहाँ पे हिडन बॉस को हराने के बदले में थी, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले उसे यहाँ पे यूनिकॉर्न का हॉर्न मिलता है, जिसको कभी भूल वाला नामुमकिन था। साथ ही में यूनिकॉर्न मॉल मिलता है और साथ ही में यूनिकॉर्न ब्लड भी, जो कि वेनमस था, और साथ ही में कोल्ड वैली की ट्रेजर चेस्ट भी। और तभी इनकी नीचे की जमीन सेटर कर जाती है और ये लोग धड़ाम से नीचे गिरने लगते हैं। और साथ ही में इन लोगों ने यहाँ पे नए रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, बेसिकली कि हिडन बॉस को हरा के इन लोगों ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो इसमें अबैस को जो डिफिकल्टी थी उसे यहाँ पे अपग्रेड कर दिया जाता है। इसके बाद टियानो के नीचे की जमीन टूटती है और वो लोग धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ टियानो भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी उसे पूछा जाता है कि रंजन को छोड़ना चाहोगे, तो वो तुरंत हाँ कर देता है। इसी के साथ ये लोग तुरंत ही रंजन को लीव कर देते हैं और अबैस से बाहर आ जाते हैं बिना किसी की जान जाए हुए। सबसे ज्यादा तो लिजुए घबरा गई थी, वो आगे से कहती है चलो जिंदा तो वापस आ गई। इसके बाद टियानो भी सही सलामत आ जाता है और वो उससे पूछना चाहते हैं कि तुमने क्या किया। तो टियाना उससे कहता है धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा छोटी है और बहुत ज्यादा लेट है, बेसिकली एक हफ्ते या फिर 8 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ यार। मुझे लगा कि पीसी जल्दी आ जाएगा और मेरे पास आ भी गया। आज 23 तारीख है और पीसी आ गया मेरे पास। लेकिन भाई सच में मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये बन के आया है लेकिन इसके बावजूद ये अपने नखरे नहीं बंद कर रहा, ये अभी भी दिक्कत कर रहा है, रीस्टार्ट ही नहीं हो रहा है इस बात को। बेसिकली डिस्प्ले ही नहीं देख रहा। आसान शब्दों में तुमने अपना फोन ऑन किया पावर बटन दबा के, लेकिन तुम्हारा फोन अगर ऑन ही ना हो तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? वही हाल मेरा ही है। मैं सच्ची बताऊं, इस पीसी ने मुझे खून के आंसू रुला लिया है। सॉरी, चिंता ना करो, अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, डेली वीडियो मिलेगी, भले ही चाहे फोन से ही रिकॉर्ड करना क्यों ना पड़ जाए। कोई भी काम चोरी नहीं।